अच्छा जी, कंफर्म कीजिएगा काइंडली, आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही? जी सर, स्क्रीन शेयर हो जी रही है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम इंशाल्लाह हर क्लास का स्टार्ट इस दुआ से किया करेंगे, लेकिन अगर इनकेस मैं कभी भूल जाऊं या हम बातों में रख जाते हैं और नहीं ख्याल रहता तो आप लोग मुझे काइंडली जरूर रिमाइंड कराइएगा, ताकि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी पैदा करे। आमीन। अच्छा जी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ। मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कुछ चीजें बताता जाऊंगा, और फिर आपको बीच बीच में टाइम दूंगा सवाल करने के लिए। आपने सवाल जो करने हैं स्टार्ट में, वो आपने हैंड रेस की ऑप्शन करनी है, और हैंड रेस करके मैं आपको वन बाय वन अलाउ करूंगा और आपसे सवाल किया जाएगा। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि कौन जो लेक्चर के दौरान सवाल है वो आपने स्पेसिफिक टू द कंटेंट ही करने हैं। ठीक है। हाँ, आपके ऑब्वियसली जहन में अपनी क्वेरीज भी होंगी, कुछ और चीजें भी होंगी वो चल रही होंगी, वो आप नोट डाउन जरूर करें। उनको हम डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में। उसकी वजह ये होती है कि जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर जरा थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, कि जिनको नहीं, जो नहीं इंटरेस्टेड होते हैं उन चीजों में, जो हम एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है उसमें ये होगा कि हम क्लास के लेक्चर के दौरान हम जो क्वेश्चन जो भी लेंगे वो स्पेसिफिक टू द कंटेंट होंगे। हाँ, आपके जहन में कोई बात आती है, आप आपके पास पैड रखें, नोट पैड साथ रखें, और आप नोट कर लें कि यार ये चीज मैंने क्लास के एंड में पूछनी। क्लास के एंड में जब हमारे लेक्चर लेक्चर से रिलेटेड सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा, आप अपने जो दूसरे सवाल है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके हर एक के सवाल के जवाब दे के तसल्ली करा के आपको भेजूंगा। तो आप लोग इससे परेशान ना होइएगा कि मेरा सवाल रह जाएगा, मैं किसी का सवाल भी नहीं छोड़ूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट हम करेंगे बेसिक्स से। बेसिक्स में क्या है जी, हमारा जो कंटेंट होगा होगा, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक्स की। बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल टैक्सेशन जो है एज अ होल उसको स्टार्ट करेंगे। उसके ऊपर हमारा मैक्सिमम फोकस होगा, क्योंकि उसके अंदर आपका टॉपिक्स बहुत जो है ना कवर मैक्सिमम कवर किए जाएंगे। उसके बाद फिर हम बिजनेस टैक्सेशन पे आ गए, और इस दौरान आपके हर टॉपिक के साथ साथ आपको जो है वो एक सिनेरियो, प्रैक्टिकल सिनेरियो किया जाएगा हर टॉपिक के ऊपर, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन में के दौरान भी, कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे रखेंगे। 90 to 90% हमारा फोकस प्रैक्टिकल के ऊपर होगा, और 10 to 15% जो है ना हमारा फोकस वो थ्योरी पे होगा। और मैं साथ साथ आपको आईआरएस की पब्लिकेशन की लिंक्स भी शेयर करता जाऊंगा, जो कि आप अपने फ्री टाइम में स्टडी करके उसको मजीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी का कोई सवाल होता है पब्लिकेशन स्टडी करने के बाद, तो मैं इस क्लास के लेक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन लूंगा आपसे पिछले लेक्चर के मुतालिक, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ा करेंगे। ठीक। उसके बाद इंशाल्लाह हम ये पेरोल की टैक्सेशन और कोई बुक्स पढ़ेंगे। सेल्स टैक्स की भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, और उसके बाद सबसे एंड में आपकी एलएलसी रजिस्ट्रेशन की क्लासेस होंगी। जो यूएस में टैक्स जो है ना, वो वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में जो टैक्स है वो फेडरल में भी होता है और स्टेट में भी होता है। जैसे फेडरल में आप लोग कमोडिटीज के ऊपर टैक्स देते हैं, स्टेट में अब आप जो है वो सर्विसेज के ऊपर टैक्स देते हैं। जैसे पाकिस्तान पंजाब में है तो पीआरए है, सिंध में है तो एसआरपी है। यूएस में थोड़ा सा डिफरेंट का कॉन्सेप्ट है। यूएस में ये है कि स्टेट भी आपसे इनकम टैक्स लेती है और फेडरल भी आपसे इनकम टैक्स लेता है। ठीक है, दोनों आपसे टैक्स लेते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि अक्सर स्टेट जो है ना वो टैक्स फ्री स्टेट होती हैं, जैसे वायोमिंग हो गई, फ्लोरिडा हो गई, टेक्सास हो गई। इस तरह की 6-7 स्टेट हैं जो फ्री है, टैक्स फ्री स्टेट हैं। वो आपसे इनकम टैक्स चार्ज नहीं करती। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं उन स्टेट में पे अपनी एलएलसी बनाने के लिए। तो आप लोगों में से जो अमेजोन पे या उन पे काम कर रहे होंगे वो लोग यूजली इसको ज्यादा समझ पाएंगे कि ये लोग उन स्टेट में एलएलसी बनाते हैं जहाँ पे इनकम टैक्स स्टेट चार्ज नहीं करती, जस्ट फेडरल को टैक्स तो हमने टैक्स देना। अच्छा, जो सेल टैक्स है ना वो स्टेट ही चार्ज करती है। फेडरल उसमें स्टेट में फेडरल जो है ना वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता, सेल्स टैक्स सिर्फ स्टेट चार्ज करती है। इसके अलावा जो आपके प्रॉपर्टीज के टैक्सेस हो गए, ठीक है, एक्साइज टैक्स हो गया आपका, वो भी आपकी स्टेट ही चार्ज करती है। फिर इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के जो ये टैक्स हैं वो फेडरल और स्टेट दोनों चार्ज करते हैं, वो पेरोल में आते हैं। वो इंशाल्लाह हम पेरोल में इन डिटेल पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं।
तो फेडरल में आपकी जो है, एक वो इनकम टैक्स आएगा, ठीक है, जिसमें आपका बिजनेस टैक्स भी होगा और इंडिविजुअल टैक्सेशन भी होगी। इसके अलावा फेडरल में आपसे पेरोल टैक्स पे दिया जाता है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर का टैक्स होता है, जो कि आप अगर सैलरीड पर्सन है आपका क्लाइंट तो उसके सैलरी में से कटता है और जमा हो जाता है सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के नाम पे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है आपका क्लाइंट, खुद अपनी अर्निंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो फिर उसको वो भी सेल्फ पेमेंट टैक्स के नाम पे टैक्स जमा कराता है, पेरोल टैक्स जिन्हें कहते हैं। ये दोनों फेडरल में ही जाते हैं, फेडरल का पार्ट होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है ना, वो फेडरल और स्टेट दोनों में चलता है, ठीक है। अभी अच्छा, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, आप लोग अभी सिर्फ सुनते जाएं। ये चीजें बार बार मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, हर टॉपिक में रिपीट करूंगा, बार बार करूंगा, जिससे आपकी इंशाल्लाह रिपीटिशन और हैमरिंग की वजह से आपको ये चीजें इंशाल्लाह याद होती जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको जैसे शुरू में भी कहा था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कम से कम मेहनत करना पड़े, मैं कोशिश पूरी होगी कि मैं आपको इस कोर्स को हलवा बना दूं। जो स्टेट में है वो सेल्स टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं और दूसरे तरह के टैक्सेस होते हैं, जो कि इसमें जो कोर्स में हम पढ़ेंगे वो हम सिर्फ सेल्स टैक्स के ऊपर इंशाल्लाह फोकस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ फॉर्म्स के नाम हैं जो हम जिनके ऊपर बारी बारी हम वर्किंग करेंगे, जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअल के अंदर हमारा जो फॉर्म होता है इंडिविजुअल टैक्सेशन, वो 1040 का फॉर्म कहलाता है। आपने भी इसको 1040 ही कहना है, 1040 या 1040 नहीं कहना। अगर आप कभी किसी क्लाइंट से बात कर रहे होंगे या किसी सीपीए से बात कर रहे होंगे और आप अगर आप 1040 के फॉर्म को 1040 या 1040 कहेंगे, तो वो ये पहचान जाएगा कि शायद ये बंदा नया है या ये बंदा जो है वो अभी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि जो उसको नाम नहीं लेने आते फॉर्म पे। तो ठीक है, आपने इसका ध्यान रखना है। वहां पे क्या करते हैं, वो टेंस में बोलते हैं, तो पहले दो हर्फ तो टेंस में बोलेंगे, लास्ट टू को भी वो टेंस में बोलेंगे। आपके 4 डिजिट का फॉर्म होता है। 1040 जो है वो आपका इंडिविजुअल का फॉर्म होता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, या बार बार करेंगे आपको खुद ही जबान याद हो जाए। इसी तरह जब पार्टनरशिप के हम रिटर्न करेंगे बिजनेस टैक्सेशन के अंदर, तो उसका फॉर्म जो यूज होता है वो 1065 के नाम से यूज होता है। फिर अगर आप सी कॉर्प करेंगे तो उसके लिए हम 1120 का फॉर्म यूज करेंगे। फिर इसके अलावा वहां पे एक और बिजनेस रिटर्न में एक और स्ट्रक्चर यूज होता है, जिसे आप टैक्स का स्ट्रक्चर जो कहते हैं, वो होता है एस कॉर्प। एस कॉर्प कोई टाइप नहीं होती। जिस तरह आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरह की ट्राइब्स होती हैं, एलएलसी है, आईएनसी है। तो इस तरह एस कॉर्प कोई टाइप नहीं है कोई कंपनी की, वो एक टैक्स का स्टेटस है। ये आप एक इलेक्शन करते हैं जिसमें 2553 फॉर्म, 2553 फॉर्म यूज होता है, और उसके अंदर जो है आप वो अपने आप को इलेक्ट करते हैं एज टू बी टैक्स एज एन एस कॉर्प। ये इंशाल्लाह हम बिजनेस में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए फिर हम अलग से इसका एक फॉर्म फाइल करते हैं जिसको हम 1120 एस कहते हैं। वहां पे जो टैक्स अथॉरिटी है, जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर के नाम से होती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, इस तरह वहां पे इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के नाम से आईआरएस है, जो कि 1852 में बनी थी, और ये आपके फेडरल के सारे टैक्सेस वगैरह देखती है। इसकी वेबसाइट है irs.gov। आप लोगों की आज की असाइनमेंट यही है कि आपने irs.gov को सर्च करना है, उसको देखना है, उसको स्टडी करना है कि यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है, किस किस तरह चीजें वहाँ पे दी गई है। इसमें से आपने अंडरस्टैंडिंग देनी आपको सब वहाँ पे, क्योंकि आगे भी इंशाल्लाह आपको ये, जब आप मुख्तलिफ टेक्स्ट के टॉपिक्स कर रहे होंगे तो आपको मुख्तलिफ जगह रिसर्च की जरूरत होगी, तो आपके पास ये आईआरएस की वेबसाइट जो है वो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन की और मेन इंफॉर्मेशन की सोर्स यही है। अल्टरनेटिव आप दूसरी वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन जरूर ले सकते हैं, लेकिन हमेशा उसको आप वेरीफाई तो है वो सिर्फ आईआरएस की वेबसाइट से ही करेंगे। अच्छा जी, फेडरल इनकम टैक्स जो है ना, वहाँ पे किस तरह होता है कि वहाँ पे आपकी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना अलग टैक्स देते हैं। कॉर्पोरेशन में, जिस तरह मैंने बताया, सी कॉर्प है या एस कॉर्प है, वो अपनी टैक्सेशन अलग से होता है। वहाँ पे ट्रस्ट भी बनते हैं, उनकी टैक्सेशन अलग से होती है। और भी अदर लीगल एंटिटीज, हर एक की ना अपना अपना फॉर्म होता है, टैक्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो यूएस फेडरल टैक्स इज लेविड इम्पोज लेवीज और इम्पोज बाय द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस ऑन द एनुअल अर्निंग्स। ठीक है, जो भी आपकी सालाना अर्निंग्स होती है ना, उसके ऊपर टैक्सेशन होती है of individuals, corporation tax and other legal entities. Federal income tax applies to all forms of earning। ठीक है, आप जिस भी तरीके से आप सैलरी कमा रहे हैं, आप वेजेस कमा रहे हैं, सैलरी बेसिस फर्क ये होता है कि सैलरी आपकी महीने की होती है और फिक्स होती है, और वेजेस आपकी आवरली होती है, और डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स तक आते हैं, जिसे आप दिहाड़ी कह सकते हैं। वेजेस मतलब दिहाड़ी आप समझ, ठीक है।
किसी तरह कोई आपने कमीशन कमाया है, कोई बोनस कमाया है, टिप्स लिए हैं। अब टिप्स में आप आपने सुना होगा कि भी वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से एक ओबीबीबी के नाम से एक बिल आया है 4 जुलाई को, जो इसमें ये कहा गया है कि अब टिप्स के ऊपर जो है ना वो टैक्स नहीं होगा। जब आपको याद होगा, अगर कभी किसी ने कोई ट्रस्ट लेता हो यूएस के इलेक्शन के अंदर, तो ओबामा जो ट्रम्प साहब थे उन्होंने ये कहा था कि जब मैं आऊंगा तो मैं टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स खत्म करा दूंगा। तो वो उन्होंने आज इस बिल में खत्म करा दिया। फिर इसी तरह आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से आपको इनकम जनरेट हो रही है, वो भी आपकी टैक्सेबल होती है। इसके अलावा कुछ अर्न अर्न इनकम भी होती है। अर्न इनकम क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गिफ्ट मिल गया है, ठीक है, आपको स्टेट की तरफ से कोई पैसे आए हैं। जिस तरह आपको याद होगा कोविड आया था, तो उस पे वहाँ पे स्टेट की तरफ से भी कुछ हेल्प किया गया था। या आपको घर बैठे जो जो लोग जॉबलेस होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल रही होती है। वो लोग जो है अपना वो ये सारी इनकम जो है ना, इसे अर्न इनकम कहते हैं। और इंशाल्लाह आगे अर्न इनकम को भी हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। भाई मैं आप लोगों को सवालों के बिल्कुल टाइम दूंगा, मुझे थोड़ा सा जरा अपना एक टेम्पो मिनट बनाने दें। फिर मैं आपको इंशाल्लाह वन बाय वन सवाल कर दूंगा। मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद सवाल। अच्छा जी, यूएस में जो टैक्सेशन होती है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, इनकम घटती जाएगी आपका टैक्स रेट घटता जाएगा। तो वहां पे जो टैक्स रेट होते हैं वो 10% से लेकर 37% तक वेरी करते हैं। भाई लोग अपना माइक काइंडली ऑफ रखें सारे। आपके पास से ये आईफोन X256 कौन सा है, काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। और दूसरा, कोशिश कीजिएगा अपने नाम के साथ लॉगिन हो और सेटिंग्स में जाके अपने नाम को लॉगिन करें, ताकि मैं अगर आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ तो मुझे पता हो मैं किन से बात कर रहा हूँ। ताकि हमारा जो ताल्लुक रहना है इसमें हमारी आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मुझे पता हो कि मेरे साथ कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ताकि आगे भी जब अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है तो फिर मुझे उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में आसानी रहती है। अच्छा जी, द इनकम टैक्स रेंज टू विच द रेट्स अप्लाई आर कॉल्ड टैक्स ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये 10% से 37% की मुख्तलिफ ब्रैकेट्स होती हैं। ये इनको आप रेंज होती है, इनको आप ब्रैकेट्स कहते हैं, टैक्स ब्रैकेट्स कहते हैं। और आपका जिस टैक्सेबल इनकम में आप फॉल कर रहे होते हैं उसको अकॉर्डिंगली आपके ऊपर टैक्स का रेट अप्लाई होता है। इसमें आपने कुछ नहीं करना होगा कि आपने कोई फॉर्म नहीं देख, कोई टेबल नहीं देखना, कोई अर्निंग वो नहीं करनी, वो आपका सारे का सारा सॉफ्टवेयर करेगा। सिर्फ आपने अभी फिलहाल इसको देखना है कि ये वर्क कैसे करेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा जी, अब वहां पे जो टैक्सेशन होती है ना वो होती है फाइलिंग स्टेटस के थ्रू। ठीक है, फाइलिंग स्टेटस क्या होते हैं, किस एज के हिसाब से ही वो होता है, और इनकम लेवल, ये तीन चीजें होती हैं। फाइलिंग स्टेटस, आपकी एज और इनकम लेवल, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपका टैक्स का रेट और स्लैब, ये वर्किंग टैक्स पैकेट जो है ना आपका वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं ये आगे चल के हम देखते हैं। पहले हम फाइलिंग स्टेटस देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे। अच्छा, फाइलिंग स्टेटस वहां पे होते हैं 5 तरह के फाइलिंग स्टेटस। एक होता है सिंगल, जैसे आप सादा जबान में, अगर आप लोकल जबान में समझना चाहें, कनेक्ट खड़ा। ठीक है कि जी, एक साहब है जो सिंगल है, जो कि सिर्फ अपनी ही जात तक के लिए कमा रहे हैं, तो वो होंगे सिंगल के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हेड ऑफ हाउस होल्ड, तो जिसमें आपके साथ सिंगल के होने के अलावा आपके साथ डिपेंडेंट्स भी होते हैं। डिपेंडेंट्स में आपके साथ बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके साथ कोई कजन वगैरह, बहन भाई, कोई भी डिपेंडेंट जो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो आपका डिपेंडेंट कहलाता है। वो हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में आ जाता है। फिर इसी तरह अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की टैक्स रिटर्न बनाते हैं। लेकिन अगर इनकेस कोई डिवोर्स का मामला चल रहा है, या कोई आपस में ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे को अपने एसेट्स वगैरह से नहीं इंफॉर्मेशन दिया, इनकम नहीं दिखाना चाहते, कोई प्रीनप्शियल एग्रीमेंट किया हुआ है, कुछ भी है, तो उस सूरत में लोग मैरिज फाइलिंग सेपरेटली भी करते हैं। या जब इनकेस अगर कोई डिवोर्स का केस चल रहा है कोर्ट में और आप लोग नहीं अब दिखाना चाह रहे हैं, फाइलिंग कंबाइन नहीं करना चाह रहे ज्वाइंटली, तो उन केस में यूजुअली लोग मैरिज फाइलिंग सेपरेटली भी ऑप्ट कर लेते हैं। फिर इसी तरह एक लास्ट स्टेटस जो होता है वो होता है क्वालिफाइंग विडोअर या सर्वाइविंग स्पाउस विद डिपेंडेंट चाइल्ड। कि अगर बच्चा भी था और स्पाउस में से कोई एक बहुत हो गया है, तो जो दूसरा सर्वाइविंग स्पाउस होता है उसको एक स्पेशल फाइलिंग स्टेटस अलाउ किया जाता है, जिसमें आपको सारे पर्क्स जो है ना वो मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली के मिलते हैं, और ये आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अलाउ किया जाता है। सिंगल पे क्या होता है, मैं दोबारा तो बता दिया, फिर पढ़ लेते हैं। सिंगल फाइलर इज अ टैक्स पेयर दैट इज अनमैरिड, डिवोर्स, a registered domestic partner or legally separated according to the strict laws of the law as of the last date of the tax year। जो लास्ट डेट ऑफ द टैक्स ईयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि लास्ट डेट ऑफ द टैक्स ईयर जो है ना, इसके ऊपर आपका टैक्स का स्टेटस डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आपका क्लाइंट जो है वो न्यू ईयर पार्टी में जाता है, वहां पे उनको कोई खातून पसंद आ जाती हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो जाते हैं, और रात को 11:59 पे या 55 मिनट पे जो है ना वो शादी कर लेते हैं। तो उनका स्टेटस मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली लिया जाएगा। बेशक वो पूरे साल कुछ अकेले थे, सिंगल थे, अपना अपना रहते थे, अपना अपना कमाते थे, लेकिन अगर उन्होंने उस 31 दिसंबर को रात को 11:59 पे शादी कर ली और उनको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो वो फिर अपना मैरिड जो फाइलिंग स्टेटस है वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करते हैं। लेकिन अगर आप उस ही रात को 11:59 पे आपकी डिवोर्स फाइनल हो जाती है उस रात को या उस दिन को, तो फिर आपको सिंगल का स्टेटस मिलता है। ठीक है। an individual that is married by the end of the tax year, ठीक है, यही बात जो वहां पे हो रही है कि at the end of the tax year can you year can file the tax return jointly with their spouses. When filing and they're married for jointly status, couples can record their respective incomes exemption deductions on the same tax return। मतलब एक ही टैक्स रिटर्न फाइल होती है, दोनों की उनको अलग अलग फाइल नहीं करना होती, और उनमें उनको जो पर्क्स मिल रहे होते हैं, जो आपको डिडक्शन अलाउ हो रही होती है, वो भी आपको ज्यादा मिल रही होती है, आपको हर चीज डबल मिल रही होती है, जिसकी वजह से लोग मेरिट वाली जॉइंटली को प्रेफर करते हैं। इसमें जरूरी नहीं होता कि आप दोनों ही कमा रहे हो, एक शख्स भी अगर कमा रहा हो दैट इज इनफ। आप मैरिट स्टिल मैरिट वाली जॉइंटली कर सकते हैं। अगर वाइफ हाउस में काम कर रही है, घर बच्चे संभाल रही है, और जो शोहर है वो जॉब कर रहा है, तो स्टिल ओके, वो स्टिल मैरिट वाली जॉइंटली करेंगे। उनमें से ये जरूरी नहीं है कि दोनों को कमाना जरूरी है। A joint tax returns can often provide a bigger tax refund or a lower tax liability। ठीक है। Married filing jointly is the best, was best only if one spouse has significant income. If both spouses work and the income and itemized deductions are large and very unequal, it may be more advantageous to file tax। ये आपको जो बात है ना, ये वाली, ये आपको आगे जाके समझ आएगी, अब जब को नहीं समझ आएगी कि अगर आपको ये डिडक्शंस के बाद हम जब तक करेंगे ना, तो उससे आपको ये बात समझ आएगी कि ये क्या बात कहना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं आपको वैसे सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि आपको जो डिडक्शंस है ना वो मिलती हैं सिंगल के ऊपर थोड़ी, और मेरिट फाइनेंस पे डबल। लेकिन आपको अगर आपकी उसमें दो तरह की डिडक्शन होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक होती है आइटमाइज डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपका एक रेट फिक्स होता है, लेकिन आइटमाइज डिडक्शन में आप जितनी भी चाहे ले सकते हैं, रिगार्डेड कि आप उन 5 कैटेगरी पे फॉल करते हो और आपकी वो अलाउेबल हो। तो उस सूरत में फिर वो लोग जो है मेरिट फाइनेंस सेपरेटी पे जाते हैं, अगर इनके उनको डिडक्शन ज्यादा मिल रही हो और उनकी टैक्स लायबिलिटी कम बने। फिर मेरिट फाइलिंग सेपरेटली है जी, कि मेरिट फाइलिंग सेपरेटली इज द टैक्स स्टेटस फॉर मैरिड कपल्स हु चूज टू रिकॉर्ड देयर रिस्पेक्टिव इनकम एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस ऑन अ सेपरेट टैक्स। मतलब दोनों अपनी अलग अलग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। The alternative to married filing separately is a married filing jointly. Financially uh, to usually it makes sense financially to married couples to file jointly. However, when one spouse has significantly medical expenses or miscellaneous itemized deductions, or when both spouses have about the same amount of income, it might be wiser to file separate। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हम आगे जब डिडक्शंस के ऊपर बात करेंगे ना, और हम पढ़ेंगे ये प्रैक्टिकल सिनेरियोस पे जाएंगे थर्ड लेक्चर्स के बाद, तो फिर आपको ये जो बात है ना यहाँ पे समझ आएगी। अभी फिलहाल आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। फिर उसके बाद चौथा स्टेटस होता है आपका क्वालिफाइंग विडो या विडोअर विद द डिपेंडेंट चाइल्ड। उसमें क्या होता है जी कि अगर खुदा ना खास्ता स्पाउस में से एक फौत हो जाता है उस साल में, तो उस साल में तो आप खैर मैरिट फाइलिंग जॉइंटली ही करते हैं। लेकिन जो अगले नेक्स्ट 2 इयर्स हैं, और आपका जो जो है वो स्पाउस जो है वो दूसरा स्पाउस जो सर्वाइविंग स्पाउस है वो शादी नहीं करता, तो नेक्स्ट 2 इयर्स तक क्वालिफाइंग विडोअर विद सर्वाइविंग स्पाउस के हेड में फाइलिंग करता है, और उसको मैरिट फाइलिंग जॉइंटली वाले ही पर्क सारे मिल रहे होते हैं। But actually, during the year in which a spouse dies, the surviving spouse can typically use the joint filing status। ठीक है, उस टाइम तो वो वही स्टेटस फाइल करेगा। For the next 2 years following the year of spouse death, the surviving spouse can file as a qualifying widower surviving spouse. While the surviving spouse cannot continue to claim an exemption for the deceased spouse, they may claim the standard deduction फॉर अ मैरिड फॉरेन जॉइंट। तो उसको जो सारी क्रेडिट एक्शन की जो और जो भी आगे और भी चल के जो क्रेडिट्स वगैरह होते हैं, वो सारी आपको जो पर्क्स हैं वो सारी मैरिड फॉरेन जॉइंट वाली मिलती है। द टैक्स ब्रैकेट एंड इनकम रेंज फॉर अ सर्वाइविंग स्पाउस इज द सेम एज फॉर अ मैरिड फॉरेन जॉइंट। और फिर लास्ट में आपके आ जाएगी हेड ऑफ हाउस होल्ड। A head of household is a single or unmarried taxpayer who pays at least 50% of the cost of the supporting their household and lives with other qualifying members for whom they provide support for more half of the year। मतलब कि जो भी डिपेंडेंट्स आपके साथ रह रहे हैं उनका आप 50% ज्यादा खर्चा उठा रहे हैं, और वो आपके साथ मोर देन हाफ ऑफ ईयर आपके साथ रह रहे हैं,
तो वो आपके डिपेंडेंट्स कहलाते हैं। और आप उनका अगर खर्चा उतारें तो फिर आपको फाइलिंग स्टेटस हेड ऑफ हाउस होल्ड का मिलता है। इसमें आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का रेट है वो आपको सिंगल से ज्यादा और मैरिड फाइलिंग से कम मिल रहा होता है। अच्छा अच्छा, हम वापस चलते हैं उन टैक्स ब्रैकेट के ऊपर। अब ये देखें, अब अगर एक बंदा सिंगल है, ठीक है, और वो 11,600 से 600 तक कमाता है, तो वो 10% टैक्स देगा अपनी इनकम के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर वही बंदा मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है तो वो 23,200 पे 10% टैक्स दे रहा हो, ठीक है। और अगर वो बंदा हेड ऑफ हाउस होल्ड में है तो वो 16,550 तक 10% टैक्स दे रहा होगा। लेकिन मैरिड फाइलिंग सेपरेबिलिटी में उसको सिंगल वाले से ही रेट मिलेगा, 11,600 पे ही उसको वो 10% टैक्स देना होगा। ये जो टैक्सेबल इनकम आपकी बनेगी, जो टैक्स सारी डिडक्शन और माइनस करने के बाद जो बचती है, वो अगर 11,600 है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो सिंगल है या मैरिड फाइलिंग सेपरेटली में आ रहा है। लेकिन अगर वो ज्वाइंटली है तो वो फिर 23,200 तक 10%। तो इसी तरह आप देखेंगे ये टैक्स के रेट आपके बढ़ते जा रहे हैं और स्लैब भी चेंज होती जा रही है। जो 11,600 से ऊपर कमाएगा, ठीक है, वो जो है वो 12% टैक्स दे रहा है, ठीक है। जबकि वो उधर 23,200 से ऊपर कमाने में 12% टैक्स दे रहा है, अप टू 94,300 तक, ठीक है। तो ये चीजें मुख्तलिफ टैक्स के रेट्स हैं, आपको याद करने की फिर अगेन दोबारा बताऊंगा कोई जरूरत नहीं होगी। आपको ये ऑटोमेटिकली आपका टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही आपको जो है वो इसको कैलकुलेट करेगा। आपने बस उसको सिर्फ उसका टैक्स का स्टेटस बताना होगा, इनकम भी वो खुद कैलकुलेट करेगा और वो आगे उसका रेट भी खुद डिफाइन कर लेगा। अच्छा जी, अब बात फिर वही आ गई कि कौन लोग हैं जिनको रिक्वायर्ड है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो उसके लिए है कि अगर आप सिंगल हैं और अगर आप 14,600 से ज्यादा कमाते हैं 2024 में, ठीक है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में हैं और आप 21,900 या से ज्यादा कमाते हैं तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ज्वाइंटली में ये अमाउंट जो है वो 29,200 आ जाती है अगर आप अंडर 65 है, और अगर आप ओवर 65 है तो आपको 30,750 के ऊपर कमाते हैं तो आपको फाइल करना जरूरी है। और अगर आप मेरिट फाइलिंग सेपरेटली कर रहे हैं तो फिर आप $5 के ऊपर कमाएंगे तो आपको करना होगी, और अगर आप क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस है तो आपको 29,200 की रिटर्न करना होगी। ये इसके नीचे मैंने ये येलो में इसका लिंक दिया हुआ है, आईआरएस का लिंक है। ये आपने जब आपको ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको स्लाइड मिलेगी तो ये आपको लिंक्स वहां से आप कॉपी करके इनको जरूर स्टडी कीजिएगा। तो आपने आईआरएस वेबसाइट पे जाना है और आज तक उसको जरा आपने थोड़ा सा गो थ्रू करना है, और एक आपने ये इंडिविजुअल्स की जो है इनको रेट्स को आपने सिर्फ नजर मारनी है, ठीक है। आपने याद कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग देखनी है, अपना उसको जो है वो सिर्फ नो हाउ के लिए इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप 65 से ओल्डर हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि सिंगल 14,600 था अंडर 65, लेकिन ओवर 65 में वो 16,550 पे चले जाते हैं। तो ये रेट से थोड़े से जो ओवर लेस देन 65 ईयर्स के लिए डिफरेंट है, एंड अबव 65 ईयर्स के लिए डिफरेंट है। अच्छा जी, फिर इसी तरह ये आपकी अब मैं बात करता हूँ ये स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है कि आपको सादा अल्फाज में इतना समझने के 14,600 तक की इनकम आपको माफ है। 14,600 आप कमा लें कोई मसला नहीं, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली है 29,200 तक कमा सकता है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। मैरिज फाइलिंग सेपरेटली 14,600 कमाए, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हेड ऑफ हाउस होल्ड 21,900 कमाए, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, यानी कि उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आप वहां देखेंगे कि लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्रेडिट्स मिलते हैं, उनको रिफंडेबल क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आईआरएस उनको कभी 10,000, कभी 11,000, कभी $8,000 दे के भेज रहा होता है साल के जब वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसलिए वहां पे लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने का रुझान बहुत ज्यादा है, और यही वजह है जिसकी वजह से वहां पे उनकी इकोनॉमी अच्छी ग्रो करती है, और आपके लिए भी जगह बन रही है कि आप लोग एज अ टैक्स पेयर वहां पे सर्विसेज दे सकें, क्योंकि हर साल वहां पे बिलियंस में टैक्स रिटर्न फाइल होती है। तो आप लोग भी अपना शेयर यहाँ से दे सकते हैं। एक टैक्स रिटर्न के पीछे अगर आपको 150 से $300 मिल रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड अमाउंट फॉर यू। तो आप साल में अगर आप से 100 रिटर्न भी फाइल कर लेते हैं, 50 भी कर लेते हैं, तो ये अमाउंट कहाँ से कहाँ चली जाती है। मल्टीप्लायर आपके पास है, कैलकुलेटर आपके पास है, आप उसको खुद देख सकते हैं क्योंकि ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है।
अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी का सवाल है तो कर सकता है, फिर मैं ड्यू डेट के ऊपर बात चलता हूँ। मैं आप लोग वन बाय वन अपना हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा सवाल करने का। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, यहाँ पे आपने बताया कि चौदह पहले तो हजार पहले छह तो सौ भाई तक जो पहले तो सिंगल भाई है। आप पहले भाई मुझे ये बताएं कौन सा बोल रहे हैं, और आपके पास हम्म, सामने रिएक्शन टैब आ रही होगी, ठीक है, उसमें हैंड रेस की ऑप्शन है, वो वहां पे जाएं। हाँ ठीक है, मुझे पता लगे ना कौन कौन लोग हैं जिनके सवाल है, फिर मैं वन बाय वन सबको बोलूंगा। तो अभी आप कौन कौन सा बात कर रहे थे मुझसे? अभी मुझे भाई सवाल जी कर मियां रहे थे 14। मी, मियां नवीद इकबाल बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, आपको वो रिएक्शन टैब पे बटन इसी मिला? से जी, मैंने 2 दफा उसको ट्राई किया था, पता नहीं आपके पास आ रहा है मेरा हैंड रेज या नहीं, नहीं अभी मुझे। अभी मेरे पास एम ए रहमान साहब का तो हैंड रेस हो रहा है, आपका नहीं शो हो रहा। मैं एक दफा ये हार्ट मैंने का इसको निशान किया, बना बल्कि होगा, जी बिल्कुल दोबारा बना हुआ, देखिए। हाँ तो रिकॉग्नाइज फिर, हैंड जेस्चर। जी मैंने दो हाँ दफा क्लिक किया है, मैं थर्ड टाइम अभी फिर उस पर क्लिक किया है। आप अच्छा, देखें आपके पास आ रहा है या नहीं, आई डोंट नो। मुझे लगता है आप गलत हैंड तो नहीं क्लिक कर रहे। एक मिनट रुकिए। शायद रिएक्शन में आके मेरे पास जो है देखिए वो दो रेक्ट आ में रहे आप आए, रेक्ट में आप हैं। आए, जी और जी। यहाँ पे ऊपर ही रेज हैंड का बटन दबाओ बना होगा। अच्छा, इसमें मेरे पास रेस का नहीं आ रहा, मेरे पास सिर्फ आ रहा है रिकॉग्नाइज हैंड जेस्चर्स। अच्छा, उस पर क्लिक करें ना, क्या लिखा आता है? जी मैंने ये अगेन उस पर क्लिक किया है, लेकिन कोई मेरे पास चले फर्दर आ चले नहीं रहा कोई कोई एक्शन। बात चले कोई चले बात नहीं, मैं आप इसमें देख लूंगा, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग में आए। कोई मसला नहीं, मेरा कोई सिर्फ इशू क्वेश्चन ये नहीं। था, इसी स्लाइड के अगेंस्ट थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी। एक जगह पे हम्म, आ रहा है सिंगल का कि जो उसको 10% उसका टैक्स रेट है 11,200 तक। वेयर हम्म, एज जो एग्जाम्पशन है उसमें आपने बताया कि जी जो 14,600 तक टैक्स, एग्जाम्प्ट है। हाँ ये जरा थोड़ी सी बिल्कुल ठीक। क्लैरिटी मुझे दीजिए। ये आपने जब 14,600 कमा लिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आप 11,600 कमाएंगे उस पे टैक्स। पहले 14,600 के ऊपर कोई टैक्स नहीं, उसके ओके बाद जो उससे ओके। अगले 11,600 है वो टैक्सेबल इनकम में आ जाए। ठीक है, जी अभी ठीक इंशाल्लाह हो हम ये गया, आगे थैंक। टैक्स का फार्मूला पढ़ेंगे, उसमें फिर आपको ये बेटर क्लियर हो जाएगा। अभी आगे टैक्स फार्मूला में आपको दिखाऊंगा कि वो टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपकी इनकम के अंदर, तो वो फिर आपको वहां पे ये बेहतर हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लें कि पहले 14,600 पे कोई टैक्स नहीं है, उससे अगले 11,600 के ऊपर आपको 10% टैक्स देना। ठीक है। जी ठीक अच्छा है, जी, ओके थैंक यू। वेलकम। अच्छा, एम ए हुसैन साहब ने कुछ हाथ खड़ा किया था, फिर शायद उनका हाथ रेज डाउन कर लिया उन्होंने, उनका सवाल है तो वो कर सकते, फिर मैं अगले भाई को जी ये मौका देता। आपका आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी जी मैं रहमान बात कर रहा हूँ। मेरा भी यही जी सेम जी क्वेश्चन था कि एक जगह पे लिखा हुआ है 11,600 और दूसरी साइड पे जी, 14,000 जो है वो 600 तक है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो बस उसका जवाब जी, आपने दे दिया, लेकिन फिर भी ये इस तरह की कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक इनकम ब्रैकेट लिखी होती है कि 6 लाख तक आपको टैक्स नहीं है, 7वें लाख पे आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों नहीं जी। एक ही जगह पे लिख दिया जाता कि आप 28,000 से ऊपर देंगे टैक्स, उससे नीचे नहीं देंगे, तो ये बात होती। वहां पे पाकिस्तान में फायरिंग स्टेटस नहीं है ना, हम्म। यूएस में फायरिंग स्टेटस है, इसी वजह से उनके हारे की स्लैब पर आ गई। अच्छा यही ओके, वजह यानी कि है। वहां पे जो सेग्रीगेशन है वो 10% 12% के हिसाब से है। वहां पे सेग्रीगेशन है आपके फायरिंग स्टेटस के हिसाब से, अगर आप सिंगल हैं तो आप 14,600 के ऊपर जो 11,600 कमा रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली भी रिटर्न पे फाइल कर रहे हैं, तो फिर आप 29,200 पे कोई टैक्स नहीं दे रहे, उस 29,200 के ऊपर जो आप कमा रहे हैं उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। नहीं, अभी वही कंफ्यूजन यहाँ पे रह गई ना कि 29,200 पे हम टैक्स नहीं दे रहे। ठीक है जी, अगर हाँ। बिलफर्ज हम मैरिड हैं। अच्छा, लेकिन यह है हम्म, कि ये 23,200 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है फिर? पहले उनतीस इसी हजार दो शीट के सौ ऊपर पूरे कर लें, पहले 29,200 ठीक पूरे है। कर लें, उन्नीस हजार ठीक दो है। सौ कमा लिए, आपने कोई टैक्स नहीं देना। जी जी। अब उससे जी जी। ऊपर जो भी नेक्स्ट डॉलर आप कमाएंगे अप टू 23,200, उस पे आप 10% टैक्स। ओके ठीक है ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग हो गई। यानी कि हाँ अगर हम 31,000 भी कमाएंगे तो उसके ऊपर भी हम जो है वो
या 32,000 कमाएंगे तो वो ऊपर वाले जो अमाउंट होगी उस पर 10% टैक्स देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर टैक्स। ठीक है, ठीक है, ओके बेसिकली डन, ठीक, थैंक मैं यू। अभी ये आगे आगे ये हम टैक्स का फॉर्मूला इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये बेहतर क्लियर हो जाएगा दोनों आर्मी को इंशाल्लाह। ठीक? अच्छा जी, हुसैन साहब, हुसैन जुजर अली। जी असान सर, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम है। सलाम। हेलो। आपका नाम मैंने ठीक लिया जी? ये आवाज आ रही है आपको जी मेरी? असर आपका नाम साहब, ठीक अच्छा लिया? सर, बेसिकली आई एम हुसैन जुजरली एंड जी 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 बिल्कुल ठीक लिया है। मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ सर, थैंक यू। माशाल्लाह। बहुत अच्छा ब्रीफ किया आपने। मुझे 2-3 सवालात थे, बुनियादी सवालात। एक हम्म, तो ये कि आपने जो इनिशियली जो फॉर्म के नेम जो बताए थे, तो उसमें लास्ट में हम्म। एक एस करके आ रहा था, तो जो एस कॉर्पोरेशन, एस्कॉर्ट। तो वो मैं सही समझाऊं कि वो जो है जैसे हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में तो जो होता है बिजनेस इंडिविजुअल, राइट? तो जो सोल प्रोप्राइटर जिसे कहते हैं, तो वो वही उसी को ही रिलेट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एस कॉर्प जो है ये बेसिकली एक टैक्स बचाने के लिए एक टैक्स का एक फॉर्म होता है, जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है जो कि हर बंदे को लग रहा होता है 15.3% अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम के ऊपर। जैसे वो शाम को कंसल्टेंसी करता है, कोई बिजनेस करता है, अपना कोई बिजनेस, वो 15.3% को बचाने के लिए जो है ना वो एस कॉर्प का स्टेटस दिया जाता है, जिसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। तो वो ये उसके लिए होता है। ये मैंने आपको तभी बताया कि ये कोई लीगल एंटिटी का टाइप नहीं है, ये एक टैक्स का स्टेटस है। ठीक है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं तो कंपनी का मीन्स के ये ये स्पेसिफिक आपने तो पहले नहीं ये। बताया कि ये एलएलपी एक होती है, आपने कहा बिल्कुल कि एक एलएलपी होती है, एलएलपी तो नहीं है, राइट? नहीं, एलएलपी एस कॉर्प बन सकती एलएलपी है, तो आपको टी आपका कॉर्प भी टेन एस टेन कॉर्प बन सिक्सटी सकती फाइव है। में आ गया ना आपका? हाँ जी, एलएलसी जो आप कह रहे हैं एलएलपी लिमिटेड तो आई लायबिलिटी बिलीव कंपनी। आपका, जी जी हाँ, जी। वो टेन एल देखिए टेन सिक्सटी एलएलसी दो, फाइव में है, राइट? जी एलएलसी दो तरह की होती है। एक होती है सिंगल मेंबर एलएलसी, उसकी रिटर्न आप 1040 के अंदर ही स्केड्यूल सी में फाइल करते हैं, उसको कहते हैं डिसरिगार्डेड एंटिटी। एक होती है मल्टी मेंबर एलएलसी, जिसे आप पार्टनरशिप कहते हैं, वो होती है उसको आप 10 उसको उसको करेक्ट। आप 1065 में आप फाइल जैसे करते हैं। हमारे यहाँ ले- एओपी एओपी कहते हैं सिस्टम में हमारे जी यहाँ, जी जी, लेकिन अगर एसोसिएशन आप ऑफ पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी तरह एक और होती है सी कॉर्प, जो कि होती है पाकिस्तान में, अगर आप उसको देखना चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड आप समझ सकते हैं, वो होती है सी कॉर्प। हम्म। ये तीनों के तीनों जो है वो ये एस सी कॉर्प कॉप का में आ गए, दूसरा। राइट? 1120। जी, जो ये तीनों की तीनों जो है ना ये अपने आप को एस कॉर्प के स्टेटस में चेंज कर सकते हैं। इन्होंने इसके लिए सिंपल एक 2553 का फॉर्म फाइल करना होता है और उनका स्टेटस एस कॉर्प हो जाता है। उसमें उनको कुछ टैक्स की डिडक्शंस मिल जाती है बिजनेस इनकम के ऊपर। मतलब वो एग्जाम्पशन कुछ वहां पे आपको स्पेशली कुछ लेने की एग्जाम्पशन हमें अवेल की होती है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही आपको एक टैक्स की एग्जम्पशन होती है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स से बचना होता है। उससे बचने के लिए जो कि 15.3% होता है एडिशनल टू योर इन टैक्सेबल इनकम, टैक्स जो आपको लग रहे हैं 10% बारह ठीक परसेंट है के, सर। जो मैं आपको स्लैब दिखाई, उसके अलावा एडिशनल आपको 15.3% अलग से टैक्स लग रहा होता है। ये वो टैक्स बचाने के लिए अपने आप को एस कॉर्प में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो मतलब ठीक जो है इंडिविजुअल होगा वो सिंपल 1040 में आएगा, राइट? जी, अगर किसी ने इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर रहा है, सैलरीड पर्सन है, वो 1040 की रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन अगर उसने साथ में सिंगल मेंबर एलएलसी भी खोली हुई है, तो उसके लिए उसको 1040 की रिटर्न में ही अपना कैजुअल हम्म सी का एक फॉर्म होता है, उसमें अपनी रिटर्न फाइल करता है। अगर वो जो है अपने आप को उस ठीक है बिजनेस सर, इनकम क्लियर है। से जो है वो बिजनेस इनकम को जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स में बचाना चाहता है, मतलब उसको फॉर एग्जाम्पल से जी उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 10,000 है और उसको 10% टैक्स लग रहा है, तो वो हो गया आपका 1,000। उसके अलावा उसके ऊपर ही उसी 10,000 की उसको अपने 15.3% अलग से भी टैक्स देना पड़ रहा होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से। उस 15.3% का जो टैक्स उसने जो $1,530 एक्स देना है ना, वो बचाने के लिए वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है एस कॉर्प के अंदर, कि जो उसकी बिजनेस इनकम है उसको वो एस कॉर्प की रिटर्न फाइल करेगा। अपनी सैलरीड इनकम स्टिल उसकी 1040 में ही जाएगी, लेकिन उसकी बिजनेस इनकम होगी वो एस कॉर्प में चली जाएगी। बाकी इंशाल्लाह ये आगे डिटेल में बताता जाऊंगा, अभी अच्छा, इंट्रोडक्शन और है अभी। सर आपने एक और चीज जी सर जी साहब, आपने जी एक जी। स्टेटस का भी बताया था, वो जरा थोड़ा सा बताएं कि उसमें जो आपने 5 टाइप्स जो बताई थी, वो जरा उसमें भी थोड़ी रोशनी डाल दें।
ये आपको भी स्लाइड मिलेंगी, इंशाल्लाह पढ़ लीजिएगा। इसमें 5 सिंपल सी टाइप्स है। एक बंदा जो सिंगल है वो अपनी रिटर्न सिंगल स्टेटस में फाइल करेगा। अगर एक बंदा मैरिड है तो वो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली में फाइल करेगा। दोनों स्पाउस जो है, दोनों मियाँ बीवी जो है, वो एक ही रिटर्न में अपनी दोनों इनकम और सारा कुछ ऐड करेंगे। अगर कोई बंदा जो है सिंगल है लेकिन उसके साथ डिपेंडेंट्स है तो वो है तो हाउस में फाइल करेगा। और अगर कोई जो है उनका स्पाउस में से कोई एक स्पाउस हो जाता है तो वो फिर क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस विद डिपेंडेंट चाइल्ड के तौर पर फाइल करता है, अगर साथ डिपेंडेंट हो। अगर डिपेंडेंट नहीं हो तो फिर वो सिंगल में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके अलावा एक और एडिशनल होता है कि अगर आप मैरिड हैं लेकिन आप अलग अलग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो फिर आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल कर सकते हैं। ये 5 स्टेटस। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज ये बताई थी कि ये जो अगर लेट से कि इसके अंदर आपने कहा कि अगर वो 30 प्लस का आपने क्या बताया था कि अगर वो चेंज होता है तो देन उस सिनेरियो में क्या होगा कि स्टेटस चेंज हो जाएगा, क्या होगा लाइक? वो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्टेटस होता है ये डिसाइड कब होता है। ये डिसाइड होता है 12 सितंबर को रात को 11:59 के ऊपर, कि आपका स्टेटस 11 बज के रात को 59 मिनट पे 31 दिसंबर को क्या था, वो स्टेटस के अकॉर्डिंगली आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। बेशक आप पूरा साल सिंगल रहे, 11:59 पे आपने शादी कर ली, आप मैरिड वाली जॉइंटली फाइल करेंगे। आप पूरे साल मैरिड रहे, 11:59 पे कोर्ट ने आपका डिसाइड किया कि आपकी डिवोर्स ओके है, आप दोनों पे मैरिड फाइलिंग सेपरेटली में फाइल, वो सॉरी सिंगल सिंगल फाइल करेंगे। तो जो स्टेटस है वो रात को 11:59 पे लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर जो है वो आपका डिफाइन करेगा, जिसको मैंने भी येलो किया है। ठीक हो गया? मुकर्रम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मुकर्रम बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है इस बारे में कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स इसका जो स्कोप है वो स्कोप क्या है रिगार्डिंग क्लाइंट हंट के लिए? फाइबर वर्क है या कोई और तरीका है जिससे हमें क्लाइंट बनाए? ये ये आपको मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड में आपने मुझे दोबारा याद कराना है, जब हम लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे ना फिर आप मुझे याद जी कराना। सर, थैंक ठीक। यू सर। जी मोहम्मद अली खान साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना है कि यहाँ डबल टैक्सेशन होती है, यानी कि अगर आप वहाँ पे अपना एसएसएन या आईटीआईएन नंबर आपके पास होता है तो आप अगर पाकिस्तान में भी कमाते हैं तो उसको भी, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है अमेरिका में? अच्छा, वो बेसिकली ये होता है कि हर मुल्क के साथ यूएस की टैक्स ट्रीटीज है, तो डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स ट्रीटी आपके मुल्क के साथ क्या है। अगर आपके पास एसएसएन नंबर आ गया है तो फिर आप लायबल हैं कि आप वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देंगे। फिर वहां पे कौन सा पैसा टैक्स ट्रीटी का, उसमें ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल से जी पाकिस्तान में टैक्स दिया हुआ है तो उसकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो आपने टैक्स दिया हुआ है वो आप माइनस कर सकते हैं, उसका क्रेडिट ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है फिर अब वो टैक्स ट्रीटी में आप देखेंगे कि भाई कि वहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर दोनों जगह आप इनकम कमा रहे हैं तो कौन सी इनकम किस मुल्क में टैक्सेबल होगी, किस मुल्क में टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये टैक्स ट्रीटीज के अंदर मेंशन होती है। तो वो आपको फिर ये जो है ना इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक है, ये उसमें ये चीजें आ जाती तो ये एसएसएन के अलावा आईटीआईएन भी वही चीज है कि अगर आपकी आईटीआईएन आपके पास है और आप अमेरिकन नेशनल नहीं है, रिमोटली हैं। काम कर रहे हैं, तो उस पे भी आपको हम्म। डबल टैक्सेशन पॉसिबल है? देखिए आईटीआई उनके लिए होता है जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, जो कि बेसिकली टैक्स पर्पस के लिए नंबर लेते हैं। वो सिर्फ वहाँ की यूएस की इनकम के ऊपर ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनमें पाकिस्तान की इनकम उनको फाइल करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी टेरिटरी हो ना हो, टेरिटरी एग्रीमेंट हो या ना हो उस मुल्क के साथ? हाँ जी ऐसी है। उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ये देखा जाता है कि आपने यूएस के अंदर रेजिडेंट का स्टेटस तो नहीं आपका बन गया। अगर आप यूएस में जो है वो 182 डेज रहे हैं, और उसके लिए कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है कि वो आप लास्ट 3 इयर्स की एवरेज ली जाती है एक मखसूस फार्मूले के थ्रू। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप यूएस जाते हैं और आप 182 डेज के अंडर फॉल कर जाते हैं तो फिर आपको रेजिडेंट के तौर पे उसकी रिटर्न फाइल करना होती है, फिर आपको वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर देना होता है टैक्स। अदरवाइज आप सिर्फ यूएस इनकम के ऊपर टैक्स देते थैंक यू। हैं।
जी मोहम्मद अली खान साहब। तो हो गया क्वेश्चन, अच्छा मैंने किया आपसे। थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। अरसलान उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो फाइलिंग जॉइंटली स्टेटस है, रिटर्न्स हैं, इसमें जो चीज़ है कि मतलब 29,600 के ऊपर वाली जो अमाउंट होगी, उस पे जो स्पाउस है दोनों सेम टैक्स पे करेंगे, या उनकी जो इनकम होगी उसको उसकी रेशो वाइज टोटल पे इनकम, करेंगे? उन दोनों की टोटल इनकम का, दोनों की दोनों टोटल इनकम पे दोनों ज्वाइंट इक्वल टैक्स पे? एक ही टैक्स पड़ेगा। दोनों की इनकम, फॉर एग्जाम्पल एक 10,000 कमा रहा है, एक 15,000 कमा रहा है, तो दोनों को टोटल करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स एक ही टैक्स जी ठीक बनेगा। है सर, ये सवाल एक था, ही बहुत रिटर्न शुक्रिया। फाइल होगी, उस पर एक बहुत ही टैक्स शुक्रिया। बनेगा। वेलकम। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी रहमान साहब, आपका मजीद कोई सवाल है? अच्छा जी सर, मुझे ये अभी कुछ कंफ्यूजन हुई है दोबारा कि ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 1040 है, तो 1040 तो है इंडिविजुअल के लिए, तो क्या सोल प्रोप्राइटर भी फिर इंडिविजुअल के अंदर ही वहां पे कंसीडर होता है? क्योंकि यहाँ पे तो वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की उसमें चला जाता है कैटेगरी में। बिल्कुल ऐसे ही है, इसके अंदर स्केड्यूल सी के अंदर उसको डॉक्यूमेंट, इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम ऐड करें। अच्छा, अब ये मैं ये समझाऊं कि जो 1040 है वो सैलरीड पर्सन के लिए है और सोल प्रोप्राइटर के लिए है, ये दो लोगों के लिए है। जी, सोल प्रोप्राइटर के लिए भी है, या किसी ने अगर सिंगल मेंबर एलएलसी खोली भी तब वो भी इसी में फाइल करेगा। ठीक है, राइट सर, ठीक है, थैंक जी आमिर अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा वही बेसिक सा एक क्वेश्चन था। जैसे कि आपने बताया कि सिंगल जो है उस पर टैक्स 11,600 से लेके 14,600 तक वो टैक्स जमा नहीं करवाएगा। उससे ऊपर अगर वो इनकम कमाता है $10,000 तो उससे वो 10% देगा। इस तरह की है, एक थोड़ी सी यानी कि कंफ्यूजन थी वो मेरे। हाँ, ये अभी आगे चल के ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक टैक्स का आपका फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले के ऊपर मैं आऊंगा ना, फिर आपकी ये कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर होगी। ठीक है, तो मैं यही समझूं कि 11,600 इनिशियल आप फर्स्ट ये एज है समझे, और हाँ, नहीं चौदह नहीं, मैं हजार आप छह ये सौ समझ, लास्ट है। जब तक आप ये समझे कि आपने पहले कमाए 14,600, जी ठीक ठीक है, है। आपने इस पे कोई टैक्स नहीं देना, आपको रिटर्न फाइल ओके करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, आपने उससे ऊपर अगर उससे ऊपर आपने जो कमाई ना 11,600, दस उसके हजार ऊपर डॉलर आपको दस कमाया। परसेंट है। हाँ, जब जो भी कमाया ओके, 11,600 या उससे कम जो भी कमाया, उसके ऊपर लेट आपने उसको 10% ये टैक्स देना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर $10,000 कमाए तो उससे 10% वो $1,000 टैक्स पे करेंगे। हाँ, लेकिन ये $10,000 आप कमा रहे हैं, ये आप एक्चुअल में आप कितने कमा रहे हैं? चौदह हजार वो छह सौ प्लस 10,000, 14,600 यानी कि प्लस चौबीस 24,600 चौबीस हजार 24,600 कमा रहे हैं, तो जो पहले 14,600 थे वो आपके एग्जाम्प है। माइनस हो गए, एग्जाम्प्ट है। अगले जो ऊपर $10,000 है उस पर आपने 10% टैक्स। जी शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी मिस नौरीन शहजाद, नौरीन सिराज। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I want to ask if I want to be ITI agent, so I हम्म, need to file the tax returns for USA to become an agent, or I can go through without the like filing for the tax returns. you cannot file tax return without ITIN. For Okay. in order to file your tax return, you need to get the ITIN first. For that purpose, you need to contact Certified Accepted Agent, that is CAA, who Okay. authorizes your documents like passport, your identity card, your driving license, and then sends your W7 form to the IRS, who then assign you the ITIN number for tax filing purpose. Okay. So being an And you will. individual, Mhm. I can't. Sorry, I can't hear you anymore. Being an individual, I can't file the ITI and agent as an individual. I need to file for the tax returns first. No, 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 no. In order to get the ITIN, you need to file W7 form. Along with that, you need to send the documents like passport and the proof of identity to the Okay. certified acceptance agent, CAA. He will then file your W7 form.
along with the 1040 NR non-resident, 1040 NR for non-resident return for the filing year. He will send both documents to the IRS on a specific address, not the general address. It is a specific Okay. address for that purpose. And then and upon reviewing that documents and upon verification of that CAA who has authorized your documents, the IRS will provide you the ITIN number. They will allot you an ITIN number, and from onward, for example, say you earn some income that is effectively corrected income, because that this area is very broader. So with that income that is taxable. Say, for example, if you are providing services in US through Fiverr or Upwork, you do not need to file tax return. Okay, but if you are providing services like you have an Amazon account, you are using warehouse of Amazon and selling Okay. your products through Amazon, then you have to file the tax on you need to file the tax return, that is 1040 NR. For that purpose, let's say if you open an LLC in 2024 and you have earned some income through Amazon, there are some operations that you have performed through Amazon, so you have to file the 1040 NR. And for that purpose, you will contact the CAA certified acceptance agent, and he will verify your profit loss, and he will verify your passport, complete your W7 form and 1040 NR form for your 2024. And he will send all the documents to the IRS on a specific address. The IRS will allot you ITIN number, and onwards for let's say for the year 2025, we will be using that ITIN number for filing your 1040 NR returns. Thank you so much, sir. Okay, welcome. जी ब्रांच शेख साहब. इमरान शेख साहब, अपना माइक ऑफ कर लें. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. सर. मेरा ना मुझे बस किसी भी तरह से आपका नंबर मिला और मैंने मीटिंग ज्वाइन कर ली. मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर. मेरा मेरे साथ कोई काम नहीं है, मैं कुछ करना चाहता हूँ. मुझे इसके लिए क्या गाइड कर सकते हैं आप? आपने मुझे ना ये सवाल क्लास के एंड में इंशाल्लाह, अभी हम फिलहाल टॉपिक पे चलेंगे. क्लास के एंड में भी है ना आपके टॉपिक से आउट सारे इंशाल्लाह सवालों के मैं जवाब दूंगा. या मुझे अपना आप व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिएगा, तो उसमें यह कि मुझे आसानी हो जाएगी. जी ग्रुप में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा. अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे ये लोग, तो जो आप ज्वाइन करेंगे उसमें आपको नंबर ये मिल जाएगा. आप नहीं तो आप आमिर साहब से कांटेक्ट करके या ICT से कांटेक्ट करके मेरा नंबर ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं. सॉरी, आप तो कंटिन्यू करें. थैंक यू. जज़ाकल्लाह. जी सैयद नफीस अली साहब. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर, मेरे सिंपल से 2 सवाल हैं. एक तो ये कि ITN के हवाले से आपने फरमाया कि अगर जो फॉरेनर जैसे हम पाकिस्तान में लेके ITN रहते हैं, तो आपने 182 डेज का जो बताया कि अगर जो अमेरिका जाता है 182 डेज की ड्यूरेशन है खास, वो पर ईयर के लिए कि वो आप या नहीं 3 साल की एवरेज होती है. 3 साल की एवरेज होती है, उसका एक मखसूस फार्मूला होता है, उसके ऊपर वो निकालते हैं. वो इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे. पूरा टॉपिक है ये आपका, जिसके ऊपर नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट का स्टेटस लगता है. पूरा टॉपिक है आपका, उस पर बताएंगे आपको इंशाल्लाह सारा डिटेल से. जी ठीक है सर. कि कब आप रेजिडेंट के तौर पर क्वालिफाई होते हैं, पर कब आप नॉन रेजिडेंट के तौर पर क्वालिफाई होते हैं. ठीक है सर. और सर सेकंड एक छोटी सी चीज क्लैरिफाई करनी थी, वो मुझे कि जो आप स्टेट के हवाले से फरमा रहे थे कि यार उसमें सेल टैक्स जो है स्टेट को देना पड़ता है ना, तो वो जो है वो जो रिमोटली काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर तो नहीं लगता ना सेल टैक्स? देखिए, आप लोग रिमोटली जो काम कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइबर अपवर्क पे काम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर तो कोई सेल टैक्स नहीं है. लेकिन अगर आप Amazon पे काम कर रहे हैं या eBay पे काम कर रहे हैं या Etsy पे काम कर रहे हैं, तो यूजली ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये आपका सेल टैक्स ऑटोमेटिकली खुद जमा करा रहे हो. लेकिन आपको स्टिल रजिस्टर करना पड़ता है. जिस स्टेट में आपकी LLC होती है वहां पे सेल टैक्स के लिए, और आप वहां पे मेंशन करते हैं कि आपकी ग्रॉस इनकम इतनी थी, और उसी को आप एज एन एग्जाम्प्ट में डाल के जीरो के अमाउंट के ऊपर आप फाइल करते हैं. यहाँ पे आप लोगों को जितने भी लोग मिलेंगे, मेजोरिटी वो अक्लमंद लोग जीरो इनकम डाल के फाइल कर रहे होते हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह आप लोग लोगों को नोटिस भी आ रहे हैं, उसी तरह से आ रहे हैं
कि वो जीरो की इनकम लिख के फाइल कर रहे हैं, उनको बेसिकली वहाँ पे गलत कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम सेल टैक्स रिटर्न करेंगे उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या गलती करते हैं, जो ये लोग जो है ना $100 और $50 के पीछे लेके आप लोगों के काम खराब कर रहे हैं। जी। तो सर इसी हवाले से, इसी से रिलेटेड मेरे एक सवाल है। जैसे आपने फरमाया कि जो मार्केट प्लेसेस की जो सेल्स है उस पे सेल टैक्स लगता है, राइट? तो ये विद इन अमेरिका, क्योंकि कुछ मार्केट प्लेसेस ऐसे भी हैं जो अमेरिका के नहीं हैं, लेकिन उसमें आप अमेरिका की एलएलसी से ज्वाइन करते हैं, फिर आप उसमें सेल्स करते हैं और आउटसाइड अमेरिका आप उसको सेल्स करते हैं, वहां से शिप करते हैं अपने प्रोडक्ट। तो हर तरह के मार्केट प्लेस, क्योंकि वो मार्केट प्लेस जैसे यूरोप का है, जैसे कहीं और किसी और कंट्रीज का हो, लेकिन आप सेल्स वहां से कर रहे हैं अमेरिका की एलएलसी से, तो उस पे भी सेल टैक्स लगता है? जी जी, बेसिकली वहां पे जो सेल टैक्स होता है ना, कहते हैं सेल्स एंड यूज टैक्स। ठीक है, वहां पे आप नोट कीजिएगा, सेल टैक्स नहीं कहते उसको, सेल्स एंड यूज टैक्स कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज पाकिस्तान मतलब यूएस में बनाई है, यूएस में बेची है, तो वो एक अलग सिस्टम है। आप बाहर से इंपोर्ट करके आप बेच रहे हैं, या बाहर से इंपोर्ट करके आप यूज कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। इसी तरह आप बाहर बेच रहे हैं तो भी अलग चीज है। तो सेल टैक्स जो है ना, वो हर स्टेट के लॉज डिफरेंट है, और रेट्स भी हर स्टेट के डिफरेंट हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो है वो किस स्टेट में खोली है अपनी एलएलसी, और वहां से जहां से आप अपने ऑपरेशन रन कर रहे हैं उनके सेल टैक्स के लॉज क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह अगर आप स्टेट टू स्टेट सेल करते हैं तो दोनों स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है सेल टैक्स में, तो वो आपको दोनों स्टेट पर सेल टैक्स देना पड़ जाता है। ठीक है सर, इसके बारे में फिर आगे हम फर्दर फिर आगे आपसे इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी, मोहम्मद आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी जी। अच्छा सर, यहाँ पे जो टैक्सेबल जो ब्रैकेट्स है इसमें 11,600 का थ्रेश होल्ड है ना, ये टैक्सेबल इनकम यहाँ पे मेंशन है, लेकिन जो जी। डिडक्शन है हमें वो 14,600 की अलाउड है। तो ये स्पेसिफिक डिडक्शन है, क्योंकि अगर उनको हम डिडक्ट करेंगे टैक्सेबल अमाउंट से तो टैक्सेबल अमाउंट नेगेटिव हो जानी है ना सर फिर। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो 14,600 है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। आपने इनकम कमाई 10,000, कोई टैक्स नहीं देना। आपने इनकम कमाई 14,000, कोई टैक्स नहीं देना। आपने इनकम कमाई 15,000, तो पहले 14,600 पे कोई टैक्स नहीं देना। जो ऊपर बाकी 400 कमाए हैं उस पर आपने 10% टैक्स देना। ठीक है, और जो सैलरी है सर वहाँ पे भी सोर्स टैक्स डिडक्ट होता है यूएसए में भी? जी वहाँ, जी जी बिल्कुल, वहाँ पे भी होल्डिंग टैक्स डिडक्ट भी होता है आपका, आपको सोशल सिक्योरिटी भी कटती है, आपका मेडिकेयर भी कटता है। जी ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल में पेरोल के टॉपिक में भी आपको गाइड करूंगा सारा इंशाल्लाह, एक एक चीज आपको बताऊंगा। जी मोहम्मद अली खान। हाँ सलाम सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरी एलएलसी रजिस्टर्ड है अमेरिका में, तो ईआईएन नंबर भी है। अब मैं उस एलएलसी से अपने लिए सैलरी भी ड्रॉ कर सकता हूँ और उसके ऊपर भी मुझे टैक्स देना होगा आईटीआईएन लेके? आप आईटीआईएन के ऊपर सैलरी नहीं होती, पहली चीज ये एसएसएन होना जरूरी है। आप उसके लिए सैलरी ड्रॉ नहीं कर सकते। आप उसके लिए यहाँ पे ये करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो फिर आप यहाँ से इनवॉइस करेंगे अपनी कंपनी को किसी और कंपनी की तरफ से, और वहां से वो पैसे ड्रॉ करेंगे। आप सैलरी नहीं ले सकते वहां से। एज एन नॉन रेजिडेंट आप अपनी कंपनी से सैलरी। नहीं, मैं नॉन रेजिडेंट तो हूँ लेकिन E2 स्टेटस पे हूँ, तो उस स्टेटस पे यानी बिजनेस वीजे के स्टेटस पे हूँ, तो उस सूरत में मैं अपनी एलएलसी से सैलरी ड्रॉ नहीं कर सकता? सिंगल मेंबर है, मल्टी मेंबर है? सिंगल मेंबर। सिंगल मेंबर है। वो तो आप यूएस जाते हैं? जी जी। इसका देखना पड़ेगा मुझे, चेक करना पड़ेगा कि ये, क्योंकि ये आपने डिफरेंट स्टेटस बताया है, इसको मैं चेक करके आपको बता सकूंगा। प्लीज सर, प्लीज, थैंक यू। वेलकम जी, नवीद इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरी एक क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि हम जो है ना, जो आपने पहले बिल्कुल ठीक कहा था कि जो रेलिवेंट क्वेश्चंस है ना सिर्फ इस जगह पे वही करें, क्योंकि जो रेलिवेंट होते हैं उसकी वजह से काफी जो है ना वो टेम्पो जो है ना वो रहता नहीं। तो मेरी अगेन ये रिक्वेस्ट है कि जो सब्जेक्ट इस स्लाइड्स के रिलेटेड हों, क्वेश्चन सिर्फ वही यहाँ पे पूछे जाएं, बाकी एंड पे ले जाएं, ताकि जो है ना बाकी टेम्पो कायम रहे। जी जी बिल्कुल, मेरी भी रिक्वेस्ट है। जो हाँ, मैं कोशिश मेरी यही होती है, लेकिन होता ये है कि पहले 2 लेक्चर्स में यूजुअली थोड़ा सा मैं रिलैक्सेशन दे दिया करता हूँ,
लेकिन ऑनवर्ड्स ये हमारा जो है ना बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। उसकी वजह ये है कि उसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपको जहन में बाद में भी आएंगे, तो इसलिए कुछ सवाल ऐसे थे जिनका मैंने जवाब दे दिया, कुछ सवाल ऐसे थे जो मैंने भाइयों से रिक्वेस्ट की कि इंशाल्लाह हम इसको क्लास के एंड में, लेक्चर के एंड में इनको हम अकोमोडेट करेंगे। तो कुछ चीज ऐसी थी अच्छा सर, जो आप बाद में सवाल आ सकते थे, तो इसलिए मैंने उनको जवाब दे दिया था इंशाल्लाह। लेकिन ये भी सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में ही होता है, क्योंकि ये डेमो लेक्चर होते हैं, काफी लोग आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इनको अकोमोडेट कर देता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जब हमारा सेट लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो प्रॉपरली स्टार्ट होगा, उसमें फिर इंशाल्लाह हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अच्छा सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि जो आपका विथहोल्ड कर रहा होता है टैक्स, उसको आप पहले बताते हैं कि मैं मेरिट फाइलिंग कर रहा हूँ या सिंगल कर रहा हूँ, जी बिल्कुल, ताकि वो उस बेस पे टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको आगे भी थोड़ा सा सवाल पूछे। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपने भी सवाल किया ना, तो ये सवाल ऐसा है कि जिसमें जो कि आगे चल के भी मैंने आपको बताना ही है, तो मैं इसलिए उनको ऐसे सवालों को ना अकोमोडेट कर देता होता हूँ, ताकि वो, क्योंकि वो आपकी लर्निंग के लिए पार्ट होते हैं। ये एक है W4 फॉर्म, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही। जब आप वहां पे जॉब के लिए जाते हैं और आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो जो HR डिपार्टमेंट है वो आपसे रिक्वायर करता है कि आप उनको ये W4 फॉर्म फिल करके देते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका नाम आ रहा होता है, फर्स्ट नेम आता है, लास्ट नेम आता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर आता है, ITI नहीं लिख सकते यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, एड्रेस आता है, और साथ ही ये देखिए बॉक्स नंबर 3 में आप अपने अपना स्टेटस बताना होता है कि आप किस स्टेटस में फॉलो करें। ठीक है, ये वो चीजें जो है वो अपने पेरोल में ऐड करते हैं। फिर उसके बाद नीचे वो और आ रहा होता है कि जी आपके कोई डिपेंडेंट्स तो नहीं है, तो आप अपने डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल से जी आप कहीं और जॉब भी करते हैं और वहां पे आपकी विदहोल्डिंग नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि विदहोल्डिंग हो जाए, तो आप उनको एक्स्ट्रा विदहोल्डिंग की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। या आपका अपना कोई शाम को टाइम अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, शाम के टाइम कोई कंसल्टेंसी देते हैं, कोई भी छोटा मोटा आपका अपना एक अलग से कोई बिजनेस चलाया हुआ है, जाहिर बात है वो आपको फिर जो है उसके लिए पैसे खुद से जमा कराने पड़ते हैं, जिसे एस्टिमेटेड टैक्स कहते हैं, जो आगे इंशाल्लाह आप करके देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे एस्टिमेटेड टैक्स की फटीक ना पड़े, तो आप उनको भी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि मेरी एक्स्ट्रा विद होल्डिंग कर देते हैं, तो ये सारे फॉर्म देते हैं। और इसी के नीचे अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको ये रेट्स मिल जाते हैं कि वो किस रेट के ऊपर कितनी डिडक्शन होनी है, वो डिपेंड के आपका फाइलिंग स्टेटस कौन सा है। लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है पेरोल का, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, आपने जस्ट उसको सिर्फ अपना फाइलिंग स्टेटस बताना हो। ये W4 फॉर्म कहलाता है, ये आप हर एम्प्लॉय जो है वो साइन करके देता है ज्वाइन करके। ठीक हो गया सर? जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। मिस ताहिरा अरशद। सर मुझे एक तो ये जानना था कि ये जो मटेरियल है ये सारा हमें सॉफ्ट में मिलेगा, ताकि हम इसको जो है ना गो थ्रू कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हर क्लास के एंड में आपको ये मिलेगा। एंड सर क्या हम इसको किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिकली भी कुछ करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा फोकस जो होगा वो प्रैक्टिकल पे ज्यादा होगा। 15 to 20% हम थ्योरी पे काम करेंगे और 80 to 90% हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे, प्रैक्टिकली काम। ठीक हो गया। पहले जो लेक्चर में ना उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आपकी बेस बनाई जाती है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, थोड़ा सा आप उसके साथ आपकी उनसियत पैदा हो। फिर थर्ड लेक्चर से इंशाल्लाह जो है ना हम एक छोटा सा, जिसमें एक सैलरी पर्सन की रिटर्न कैसे बनती है। फिर उसके बाद फोर्थ लेक्चर में हम देखेंगे कि बिजनेस जो है, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, कोई जनरल स्टोर चला रहा है या कोई कंसल्टेंसी दे रहा है, तो उसकी रिटर्न कैसे बनेगी। फिर उसके बाद अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी है तो उसकी रिटर्न कैसे बनेगी। तो उसका फिर ये 1 by 1 टॉपिक पर थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर हम डायरेक्ट ही प्रैक्टिकल के ऊपर चले जाएंगे। सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैंने लेक्चर के दौरान नोट किया है कि जो जिनकी ग्रिप है शायद वो पहले भी काम करते रहे। मेरा ये जो है ना US टैक्सेशन में तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काम करती रही हूँ, हम टैक्स रिटर्न्स अपने इंटरनल GLs की सबमिट करते रहे हैं, तो उसका मुझे IRS के ऊपर काम का थोड़ा बहुत अंदाजा है। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये US टैक्सेशन को पढ़ भी रही हूँ और उसको सीखना भी चाह रही हूँ, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे या नहीं करेंगे? जी जी बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे। मुख्तलिफ तरह के सिनेरियोज में आपको कराऊंगा, जिसके अंदर
मैक्सिमम जो 80 to 90% जो सिनेरियोज आपके कॉमन सिनेरियोज है ना, वो सारे के सारे मैं भी कवर करने की कोशिश करूँ। ये ठीक हो गया। वेलकम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं ड्यू डेट्स के ऊपर कि टैक्स फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है। जो आपकी होता है ना 1040 की रिटर्न, यानी इंडिविजुअल टैक्सेशन या सी कॉर्प की रिटर्न, जिसे आप 1120 का फॉर्म फाइल करते हैं, उसकी जो लास्ट डेट होती है ना, वो होती है 15 अप्रैल। यानी कि आपने 15 अप्रैल से पहले पहले अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी। लेकिन अगर इन केस आपके पास टाइम नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है या चीजें मिसिंग है, तो आपको 6 माह की एक्सटेंशन मिल जाती है, जिसके लिए आप इंडिविजुअल जो है वो 4868 फॉर्म फाइल करता है, और जो बिजनेस है वो 7004 का फॉर्म फाइल करता है, और उसको डायरेक्ट 6 माह की एक्सटेंशन दे देते हैं। उससे कोई सवाल नहीं पूछते। पाकिस्तान की तरह उनको ये नहीं कहना पड़ता जी मेरा अकाउंटेंट बीमार है तो मुझे कोविड हो गया, तो मेरा मैं ये हो गया, तो फलाने की ये हो गया। उसको कोई धोखाधड़ी की जरूरत नहीं है, कोई दो नंबरी की उसकी जरूरत नहीं है। वो सिंपल कहता है कि भाई ये मुझे एक्सटेंशन चाहिए, दैट्स इट। वो आपसे ये नहीं पूछते क्यों चाहिए, क्या वजह है, वो आपको एक्सटेंशन दे देते। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि वो आपसे ये कहते हैं कि ठीक है भाई 6 माह आप ले लो, आप एक्सटेंशन के आपने रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन जो टैक्स है ना वो आपको 15 अप्रैल से पहले पहले ही जमा कराना है, उसमें आपको माफी नहीं देते। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आप, और आप टैक्स जमा नहीं कराते, रिटर्न आप लेट फाइल करते हो, से कि आप सितंबर में ये फाइल करते हो या अगस्त में जाके फाइल करते हो, और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा होगा। लेकिन अगर इन केस आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती थी, और आपने कहा कि यार मैंने एक एस्टिमेट निकाला और मैंने एक टैक्स जमा करा दिया, से कि यार $2000 $3000 जमा करा दिए कि यार पता नहीं कितना टैक्स बनेगा, वैसे तो यूजली वहां पे वो आपको बता देते हैं कि भाई आपका एस्टिमेटेड टैक्स इतना है। तो आप क्या करते हो, वो अगर आप खुदा ना खास्ता आपने ज्यादा पैसे जमा भी करा दिए, तो वो आपको रिफंड कर देते हैं, पैसे आपको वापस कर देते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं या आपको चेक मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि अगर आपने रिफंड मांगा तो आपका ऑडिट खोल देंगे। वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे अगर आपने पैसे ज्यादा जमा करा दिए, चाहे $1 ही क्यों ना जमा कराया, आपको वो उसकी एडजस्टमेंट मिल जाती है, और ये आपको वो आप रिफंड कर देते हैं। लेकिन अगर आप ने जमा नहीं कराया और आपकी लाइबिलिटी बनती थी, तो फिर वो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों चार्ज, उसमें आपको माफी मिलती है। लेकिन वहां पे जो दो रिटर्न और हैं, जिसमें मैंने बताया आपको पार्टनरशिप है और एस कॉर्प, ये जो रिटर्न है ना, ये होती है पास थ्रू एंटिटीज। ये क्या होती है पास थ्रू एंटिटीज, मतलब कि इसमें टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती। इसमें इनकम का वो पोर्शन जो आप जिसके हकदार हैं उस इनकम के, उसके उसका आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसका नाम होता है K1। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। आप दो बंदों ने मिलकर पार्टनरशिप खोल ली, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर उन्होंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया उस पार्टनरशिप के अंदर। जब वो अपनी टैक्स 65 की रिटर्न फाइल करेंगे, तो K1 जो निकलेगा वो 50,000 का प्रॉफिट एक साहब का और 50,000 का प्रॉफिट दूसरे साहब का शो करेगा। तो वो जो K1 का फॉर्म होगा ना, वो K1 का फॉर्म जो है ना, वो दोनों अपनी अपनी 1040 की रिटर्न में लेके जाएंगे और उसके ऊपर टैक्स देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना समझ लें। अभी ये आपको आगे चल के इसको एक्सप्लेनेशन पूरी आपको दूंगा, अभी फिलहाल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो पास थ्रू एंटिटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें पार्टनरशिप की रिटर्न और एस कॉर्प रिटर्न जो ये आती है, ये दोनों, ये इनकी जो डेट होती है ना, ये होती है 15 मार्च। यानी कि आपको 15 अप्रैल से एक महीना पहले आपने ये रिटर्न फाइल करनी होती है, ताकि आपका जो जो भी पार्टनर्स है उनको उनके K1 मिल जाएं, और वो 15 अप्रैल तक अपनी ड्यू डेट के मुताबिक अपनी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर सकें। तो इसकी ये जो डेट होती है वो 15 अप्रैल नहीं 15 मार्च होती है, तो इसका आप लोगों ने काफी ध्यान रखना है। और इसकी इसी की जो एक्सटेंशन होती है, वो आपने जो है अगर आप फाइल करते हैं, वो भी उसी तरह 7004 के थ्रू फाइल होती है। जो आप इसकी एक्सटेंशन फाइल करते हैं 7004 के थ्रू, वो आप जो है उसके लिए आपको फिर 6 माह की एक्सटेंशन मिलती है, जो कि आप फाइल करते हैं, और उसकी डेट होती है 15 सितंबर। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर से एक माह पहले। तो ये दोनों एक्सटेंशन की डेट्स होती हैं। इसको भी आपने काइंडली एक बार गो थ्रू जरूर करना है IRS की वेबसाइट के ऊपर जाके, तरह ये डेट्स कौन सी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जो कि आप अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना कि यूएस में टैक्स सीजन दो होते हैं। एक होता है आपका टैक्स सीजन जनवरी से लेके अप्रैल तक, जो कि मेन
होता है। उसके बाद वो लोग जो एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं वो 15 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल करते रहते हैं, तो जिन्होंने एक्सटेंशन ली होती है, तो आपका एक साथ टैक्स जो है वो पूरा साल चल रहा होता है। 15 अक्टूबर तक आप लोग जो है वो टैक्स रिटर्न में डील कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो बाकी 1.5 महीना रह जाता है, 2-2.5 महीने जो रह जाते हैं, वो आपके जो है वो उसमें जो है दूसरी सर्विसेज हो जाती है, जैसे आपकी जो एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज हैं, बुक कीपिंग की सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल क्लियर करने हैं, उस तरह की या टैक्स की नोटिस वगैरह हैं, तो वो सर्विसेज भी आप साल में चलती रहती है, तो आप लोग वो आपका साल इसी तरह चलता रहता है। अच्छा, अब बेनिफिट्स क्या हैं टैक्स रिटर्न फाइल कर। पहली बात मैंने आपको बताई कि अगर आपने ज्यादा रकम जमा करा दी है या आपका रिफंड बनता था, आपको क्रेडिट्स मिले थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक साहब हैं जो कि मेरे फाइलिंग जॉइंटली फाइल करते हैं, उन्होंने से कमाई 40,000 की इनकम, ठीक है, जिसमें से उनको पहले तो जो 22,000 का उसका तो उनको क्रेडिट मिल गया, मतलब डिडक्शन मिल गई। जो बाकी इजाफी जब पेंडिंग अमाउंट रह गई, उसके ऊपर उनका 10% टैक्स बनना, ठीक है। लेकिन उनके थे 3 बच्चे, तो उनको टैक्स रिफंड मिला 2,000 की बच्चे के हिसाब से 6,000। तो से जी फॉर एग्जाम्पल जी उनकी अगर लाइबिलिटी बनी थी से $1,000, तो 6,000 तो उनको क्रेडिट मिल गया, और 1,000 जो उनकी टैक्स लाइबिलिटी थी वो एडजस्ट हो गई। तो वो $5,000 अपनी जेब में लेके वापस चले जाएंगे। आईआरएस उनको उनके अकाउंट में $5,000 ट्रांसफर कर देगा, या आईआरएस उनको $5,000 का चेक दे देगा। या आपने जो है वो एस्टिमेटेड टैक्स की सूरत में या आपकी विथहोल्डिंग की सूरत में ज्यादा रकम कटती जमा हो गई है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती थी, तो वो भी उस वक्त भी आपको वो पैसे वापस दे देते हैं। तो वहां पे ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए लोग जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करने से हिचकिचाते नहीं है, वहां पे आपको पैसे आपके वापस मिल जाते हैं। फिर इसी तरह अगर आप टैक्स टाइम पे रिटर्न टैक्स फाइल कर देते हैं, तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टीज से बचत हो जाती है। फिर अगर आपने कहीं फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे वोकरी बैंक्स होते हैं या वहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनको आप जो है वो अप्लाई करते हैं टैक्स लोन के लिए या फाइनेंशियल एड के लिए, जिस तरह अभी कोविड के दिनों में लोगों ने लोन अप्लाई किए थे, जिस तरह अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यूएस में स्टॉर्म आए थे, हैमिल्टन था, और एक और स्टॉर्म था मिल्टन के नाम से था, एक और हेलिन के नाम से था। तो लोगों के घर बार वगैरह उजड़ गए थे, बिजनेस खराब हो गए थे, तो उनको लोन वगैरह दिए गए थे। तो उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपकी टैक्स रिटर्न चाहिए। तो अगर आपकी टैक्स रिटर्न होगी तो ही आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। माजरत, अच्छा ठीक। फिर इसी तरह सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, अगर आपने जिस तरह पाकिस्तान में यूबीआई है, इस तरह वहां पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होते हैं। तो अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आपकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है 52.5 आई गेस है, तो उसके ऊपर आपको ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको एक एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इनकम मिलती है, यानी कि अगर आप जो कितनी इनकम कमाई थी, ऑब्वियसली जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अपनी सारी इनकम टोटल करते हैं, तो आपको अपनी पता लग जाता है कि अच्छा भी मैंने पूरे साल कितना कमाया, कितना गंवाया, कितना लगाया, तो आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर मिल जाती है। और फिर पीस ऑफ माइंड भी है, सारी बात है, अगर आप गवर्नमेंट की लॉस को फॉलो कर रहे हैं, आप टाइम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जाहिर बात है आपको टेंशन नहीं होती कि यार मुझे आईआरएस से कोई नोटिस आ जाएगा या मुझे कोई फलाना नोटिस आ जाएगा जिसकी वजह से मुझे कल को पेनल्टी पड़ सकती है या मुझे पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है। तो वहां पे अगर आप कोई 2 नंबरी करते हैं या आपको धोखाधड़ी करते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो आपको रोड पे ले आते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये काम नहीं है कि जी आपने रिश्वत दे के तो जान छुड़ा ली, वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो आपको लोग रोड के ऊपर ले आते हैं। तो आपने जो है अगर टैक्स रिटर्न जमा कराई होती है, तो फिर आपको तसल्ली देती है कि भाई मैंने अपना तकाजे पूरे कर दिए, अपना फराइज पूरे कर दिए, तो मुझे अब कोई जो है वो नोटिस वगैरह इस तरह का नहीं आ सकता। अच्छा जी, तो उसके बाद जो लोग, जो मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये स्लैश ये दिखाए थे कि जी आपके जो रेट है इनसे ऊपर अगर आप कम, ये इतनी इनकम है या इससे कम इनकम है, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर इतनी अमाउंट अलाउ होती है। लेकिन स्टिल लोग फाइल क्यों करते हैं, इसकी वजह ये है कि आपको मुख्तलिफ किस्म के क्रेडिट मिलते हैं। जो लोग की इनकम कम होती है, फाइलिंग उनको ऊपर मुख्तलिफ फाइलिंग स्टेटस के ऊपर उनको क्रेडिट मिल रहे होते हैं, जिसमें अर्न इनकम क्रेडिट है कि अगर आपकी इनकम कम है और आपके पास डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट नहीं भी है तो आपको क्रेडिट मिलता है। मैंने आपको बताया कि बच्चों का है कि अगर 2,000 फी बच्चा आपको कैश क्रेडिट मिल रहा है,
3 बच्चे हैं तो 6,000 मिल गया, 10 बच्चे हैं तो उस हिसाब से आपका बनता जाएगा। अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो टैक्स क्रेडिट होता है जो कि अगर आपका बच्चा या आप खुद कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, तो आपको हुकूमत की तरफ से जो है क्रेडिट मिलता है, वो आप जो है वापस रिफंडेबल ले सकते हैं, कैश के तौर में आप वापस ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है तो आपको प्रीमियम टैक्स क्रेडिट मिलता है। फिर अगर आप खुदा न खास्ता कोई जिस तरह कोविड के दिनों में फैमिली सिक लीव वगैरह जो लोगों ने ली थी कोविड के दिनों में, तो उसके बाद में लोगों को क्रेडिट्स मिले, एसईटीसी के नाम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्रेडिट के नाम से क्रेडिट्स मिले लोगों को, कैश की जरूरत में लोगों ने 32,000 वापस लिए हैं हुकूमत से। इसी तरह अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है जिसको आपको डिपेंडेंट केयर देने की जरूरत है, कि फॉर एग्जाम्पल आपको उसको कोई किसी केयर सेंटर में जमा करा के जाते हैं, या कोई घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग ऐसा है जिसको आपको केयर नहीं कर पा रहे जॉब की वजह से, तो आपने उसको किसी इदारे में आप जमा करवा के जाते हैं ताकि शाम को उनका ऑफिस कलेक्ट कर लेते हैं। तो उस सूरत में भी या आपको कोई नर्स वगैरह रखनी पड़ती है, तो उस सूरत में भी आपको वो हुकूमत आपको प्रोमोट करती है, फैसिलिटेट करती है और आपको क्रेडिट्स देती है। तो ये क्रेडिट्स वो होते हैं जिसमें कुछ रिफंडेबल है, कुछ नॉन रिफंडेबल है, कुछ आपकी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ आपको एडजस्ट होने के बाद बच जाते हैं, तो आपको कैश में वापस मिल जाते हैं। तो वो इस वजह से लोग जो है जमा कराते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे तो लोग जब आप फाइलिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग क्रेडिट्स ले रहे हैं, कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 11,000। तो ये क्रेडिट्स मिलते हैं जो कि अच्छी खासी अमाउंट होती है, जो तो मतलब 3-4 महीने की तनख्वाह के अलावा बराबर होते हैं। तो वो लोग फिर क्यों ना वहां पे टैक्स रिटर्न फाइल करें। अच्छा जी, अब आ गया हमारा टैक्स का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से पहले अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जी हुसैन साहब। जो सर इसमें आपने बताया कि जो टैक्स क्रेडिट है तो उसमें क्या मतलब हमें ऑटो आएगा, या वी हैव टू फाइल सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन के यार ये मेरा रिफंड बनता है तो प्लीज। आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर ही सारे फॉर्म्स इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो आप अपने बच्चे का नाम शाम ऐड करेंगे, आपको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आपकी सैलरी कम होगी तो आपको अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अच्छा वो मतलब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर खुद ही ऑटोमेटिकली फॉर्म जनरेट कर। ओके, ये तो बहुत जबरदस्त है। मतलब हमारे यहाँ तो हमें जो है ना, हमें हमारा एक्चुअल रिफंड बनता भी है तो वो भी हमें नहीं मिलता, जो हमारा मतलब ऐसे ही कहते हैं ना कि आप लेके भी देखें, आपको ऑडिट खोल देंगे, आप लेने की हिम्मत तो करें। नहीं नहीं, मुझे पता है, आई नो, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये तो फिर हम जो है ना, ये वही वाली बात है कि हम जो है इसको मतलब ये यूएस में ही हम अपना करवा लें और वहाँ पे हम अपना रिटर्न फाइल करें। बिल्कुल, जी जी, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी रहमान साहब। तो ये सर पूछना ये था कि ये जो सारी फाइलिंग है ये प्रिपेयर करता है या इंडिविजुअल खुद भी कर सकता है? अगर इंडिविजुअल खुद करना चाहे तो वो खुद भी कर सकता है, अदरवाइज यूजली ये लोग, लेकिन वहां पे एक कॉन्सेप्ट है कॉमन कि जिसका काम उसी को साझे, वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते अनरिलेटेड मैटर्स के अंदर। बजाय थे कि मैं खुद रिटर्न फाइल करूं, वो कहते हैं कि यार जो जिसका काम है उसको देते हैं। तो इसलिए यूजली लोग टैक्स प्रिपेयर्स को हायर करते हैं। हाँ, वहाँ पे आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पे फ्री टैक्स सॉफ्टवेयर का लिंक होता है जिसमें मुख्तलिफ बेंचमार्क में होते हैं कि अगर आपकी एजीआई इतनी है, एजीआई वहाँ के फॉर्मूले में बताऊंगा वो क्या होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अगर फ्री फाइल करना चाहते हैं तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज यूजली लोग टैक्स पे पेरेंट्स को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि कल को नोटिस आ जाते हैं तो फिर वो कौन भुगतेगा। तो इसलिए लोग उसको कोशिश करते हैं कि वो बजाय से कि वो टैक्स पे खुद रिटर्न फाइल करें और गलतियां करें, क्योंकि आप जब खुद रिटर्न फाइल करते हैं तो आप लोगों को नॉलेज नहीं होती क्रेडिट्स के ऊपर, आप बहुत सारे क्रेडिट्स मिस कर जाते हैं। या जो फ्री फाइल सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भी लिमिटेशन होती है जो आपको क्रेडिट्स नहीं अलाउ करते होते हैं। तो उसलिए बेहतर ये होता है कि लोग टैक्स जो है ना वो प्रिपेयर्स को हायर करते हैं, और ताकि उनको मैक्सिमम क्रेडिट्स वगैरह जो है वो अवेलेबल हो। जी नवीद साहब। नवीद साहब। आप माइक अनम्यूट कर लें अगर आपका सवाल है तो। या साइलेंट कोई इशू है। मोहम्मद अली खान साहब। काउंट सर मालूम ये करना था कि अगर हम नील रिटर्न भी फाइल करते हैं, जैसे आपने फरमाया कि 14,600 से बिलो जो है हम पे फाइल नहीं करना होता, यानी कि टैक्स नहीं लगता,
तो उस रिटर्न पे हाँ भी क्रेडिट्स मिल जाएंगे हमें अगर 14,600 से कम पे जी हम फाइल बिल्कुल करते हैं मिलेंगे, या जीरो फाइल करते हैं। बिल्कुल मिलेंगे तो इंशाल्लाह। आपने एक काम करना है कि जब मैं आपको पहली टैक्स रिटर्न करवाऊंगा ना सैलरी पर्सन की, तो आपको मुझे याद कराना है, मैं आपको वो भी आपका वाला टॉप सवाल उसी में टैक्स रिटर्न में आपको आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। थैंक यू। ठीक है नबी साहब, आपका माइक का इशू अगर ठीक हो गया तो सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज फिर टेक्स्ट मुझे मैसेज चैट में कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब टैक्स का फॉर्मूला है, इसको मैं भी फिलहाल सिर्फ जस्ट गो थ्रू करूंगा। कल हम इस फॉर्मूले से दोबारा स्टार्ट करेंगे, यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं फॉर्मूला थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। सबसे पहले आपकी आती है ग्रॉस इनकम। ठीक है, इस ग्रॉस इनकम में क्या क्या शामिल होता है वो इसके नीचे दिया हुआ है। ग्रॉस इनकम में आपका वेजेस है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, स्टेट की तरफ से कोई रिफंड आया है, कोई एलिमनी आपको मिली है। ये बेसिकली 2019 तक चलती थी, उसके बाद ये खत्म कर दी गई है, लेकिन 2019 से पहले अगर किसी की कोई डिवोर्स का प्लान और एलिमनी चल रही तो वहां पे इंक्लूड होती है। बेसिक इनकम है, जैसे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई कैपिटल गेन लॉस है, आपने कोई शेयर वगैरह बेचे थे, आपको आईआरए। आईआरए क्या होता है, जिस तरह अगर समझना चाहें तो पाकिस्तान में स्टेट लाइफ एक आपसे समझ सकते हैं कि मतलब पॉलिसी आपने कोई ली हुई है, तो इसे कहते हैं इंटरनल रिटायरमेंट अकाउंट, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये वो होते हैं। उसके अलावा पेंशन आ रही है, रेंटल इनकम है आपको आ रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि K1 क्या होते हैं, जो 1055 या 1128 से जो आपका इनकम का शेयर निकलता है वो K1 की सूरत में आपको मिलता है। वो इनकम आपकी इसमें आती है। आपको अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन कोई मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपकी ग्रॉस इनकम का पार्ट होती है। या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इस तरह पाकिस्तान में ईओबी आई, इस तरह वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले आपको, वो आपको मिले, या कोई और इसके अलावा इनकम। ये सारी इनकम आपकी ग्रॉस इनकम का पार्ट होती है। अच्छा भाई, क्या हो गया? तो ये सारी जब आप ग्रॉस इनकम टोटल करते हैं, जो सारी इनकम आप ऐड कर लेते हैं, तो फिर आपका आता है एडजस्टमेंट्स। आपको कुछ एडजस्टमेंट माइनस करने को भी दे जाती है। ये एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। इसमें कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह की वगैरह, ये सारी आती है इंशाल्लाह कल डिटेल में देखेंगे। आपको फिलहाल फार्मूले की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप आ जाते हैं एजीआई के ऊपर, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। अब यहाँ पे आपको मिलता है दो तरह की डिडक्शन। एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमने अपने देखी कि सिंगल है तो 14,600 है, और अगर मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली करा तो 22,000 कुछ तो मोटी, तो ये आपको मिलती है। इसमें से माइनस करने के बाद अच्छा आइटमाइज डिडक्शन क्या होती है, ये भी इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। अभी अब सवाल आप फिलहाल अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन को देखते हैं। तो आप यदि माइनस कर लेते हैं तो आप आ जाते हैं टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई। क्यूबीआई क्या होती है, ये होता है क्वालिफाइड बिजनेस इनकम, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे आगे जाके। तो फिर आप माइनस करने के बाद आप आ जाते हैं टैक्सेबल इनकम के ऊपर। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपका लगता है टैक्स, जो कि आप अदा करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ चीजें आपको माइनस करने को मिलती है। जैसे कि आपने कोई क्रेडिट है, बच्चे थे तो 2,000 पर बच्चा आपको मिल जाएगा। आप पढ़ रहे हैं या आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपको उसके ऊपर लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट या अमेरिकन टैक्स क्रेडिट मिल रहा होता है। मुख्य तरह के टैक्स क्रेडिट जो मैंने आपको अभी कुछ बताया, कुछ और आगे चल के देखेंगे, वो सारा आपको मिल रहे होते हैं। वो माइनस करने के बाद आपने कोई अगर पेमेंट्स कोई विदहोल्डिंग की हुई है, कोई एडिशनल पेमेंट्स की हुई है, तो वो सारी माइनस करने के बाद आपका रिफंड या लाइबिलिटी निकलती है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो कि 15.3% है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि लोग एस कॉर्प में मूव करते हैं। वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इसी वजह से लोग एस कॉर्प में मूव करते हैं। तो वो आपको 15.3% भी लग रहा होता है। इंशाल्लाह कल इस फॉर्मूले को हम इन डिटेल देखेंगे। आपको मैं स्लाइड में ये शेयर कर करा हुआ होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई कि एडजस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, आइटमाइज डिडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, और उसका फॉर्मूला भी आपके साथ है। उसके अलावा फिर इंशाल्लाह हम कल 1040 का एक गो थ्रू भी करेंगे। इसके अलावा लिंक भी दिया हुआ है, आप इसको खुद भी स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहले वो लोग जिनका अभी कोई सवाल है आज के टॉपिक के मुताबिक से, वो पहले सवाल अपना कर लें, फिर उसके बाद हम जो है दूसरे सवाल लेंगे। जी आसिम भाई। आसिम भाई, आपका सवाल है तो आप माइक अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल तो इस आज के टॉपिक से हट गया है।
तो सबसे पहले मैं अच्छा पूछना चाहूंगा हाँ, कि इस कोर्स वो की। फिर हम ना वो फिर हम ना अभी क्लास के एंड में लेते हैं। अभी फिलहाल जो टॉपिक वाले सवाल है ना, मैं अच्छा फिलहाल अच्छा, अभी वो दे रहा हूँ। ओके आप अपना हैंड दोबारा कर लीजिए, जिससे मैं आउट ऑफ टॉपिक वाले सवाल स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद वापस। ओके। जी, ये मोबाइल नंबर से कोई है 8767052822 4? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो ये टैक्स प्रिपेयर जो कोर्स ले रहे हैं, इसके बाद हमें वहाँ पे कोई रजिस्टर भी होना पड़ेगा ये सर्विसेज देने के लिए, या विदाउट रजिस्ट्रेशन यूएसए में हम ये सर्विसेज फाइवर या वर्क पे दे सकते हैं? सॉरी, थोड़ा सा इररिलेवेंट सा क्वेश्चन है, लेकिन जी जी, मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। मुझे आपने याद कराना है, ये मैं आपको मैं इसके अभी क्लास के एंड में देता हूँ इसका जवाब, ठीक है? अब सर जी जैन भाई, जी जैन भाई, कोई आपका अभी स्लाइड से रिलेटेड अगर सवाल हो तो वो कीजिएगा। जो भी मैं आपको स्लाइड पढ़ाई उससे रिलेटेड सवाल है तो बताएं। अच्छा सर, मेरा ये सवाल था कि मुझे एक दफा रिपीट करके बताएगा कि टोटल टैक्स यूएस में कितने किस्म के लगते हैं स्लाइड्स में जो आपने बताए थे। आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, तो एक आप कोशिश कीजिएगा रिकॉर्डिंग से भी, और स्लाइड भी आपके साथ मिल जाएगी। तो उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। फिर भी इंशाल्लाह कल की क्लास में आएंगे, आपको फिर भी still कोई लगे कि मिसिंग है कुछ, तो मैं आपको गाइड कर दूँ, ठीक है? अभी क्योंकि मेरी अगली क्लास अच्छा, स्टार्ट तो होने ये जो वाली है। अभी आपने रेट्स बताए थे ये सिर्फ फेडरल टैक्स हैं, स्टेट टैक्स में जो इनकम हर टैक्स स्टेट लगता का है वो अदर देन। वो डिफरेंट वो डिफरेंट होता है। वो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है। वो आपने बस स्टेट सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन हर स्टेट के रेट्स डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे 50 स्टेट्स ठीक है हैं, सर, थैंक हर यू स्टेट का जज़ाक अलग अलग होता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो इंक्लूड करना, लेकिन ये कि हर वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली बच जाती है फिर। तो इंशाल्लाह आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे थर्ड क्लास से, तो आपको वहाँ पे दिखा सकूंगा। जी, जामी के नाम से 2220333। अच्छा सर साहब, सॉरी, एक इसमें आपने बताया सेपरेट स्टेट का मतलब क्या सब उसमें अलग अलग क्या सेपरेट हैं इसके रिटर्न्स के? हर स्टेट का रिटर्न सेपरेट बनता है। अच्छा, लुधियाना के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अलग टैक्स थ्रेशोल्ड हैं। फ्लोरिडा में टैक्स नहीं होता स्टेट का। तो उनके रेट्स भी डिफरेंट है या सेम है फिर? जी, डिफरेंट है, डिफरेंट है। हर एक की अपनी पॉलिसी है, खुद और मुख्तार है स्टेट। टेक्सास वगैरह में है? टेक्सास में नहीं है, फ्लोरिडा में भी नहीं है, टेक्सास में भी नहीं है, टेक्सास वायो वगैरह में? अच्छा नहीं। अच्छा, सही। जी नवीद साहब। नवीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, यूएसए में टैक्स ईयर क्लोज होता है 31 दिसंबर को, और टैक्स की ड्यू डेट है 15 अप्रैल, और टैक्स भी हमने पे करना है 15 अप्रैल तक। तो अगर ये 15 अप्रैल तक टैक्स पे कर देना है तो फिर एक्सटेंशन की क्या जरूरत है? एक्सटेंशन ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल से आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आए, ठीक है, या आपने जो है वो एलएलसी खोली हुई है, वहां पे उनकी भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई हुई, और वहां से आपको डॉक्यूमेंट्स आने हैं, आपके K1s आने हैं, 1099 डिविडेंड्स आने हैं, तो वो फिर आपको उस वजह से आपको एक्सेप्शन लेना पड़ सकती है। या आपने अगर सिंगल मेंबर एलएलसी खोली हुई है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, और आपके अपनी फाइनेंशियल भी अपने ओपन नहीं है, आपने प्रॉफिट लॉस नहीं बनाए हुए, और आपके पास टाइम नहीं था, तो फिर आप इंस्ट्रूमेंट टैक्स लेना चाहकर ले सकते हैं। उन्होंने आपको अलाउ किया हुआ है, मर्जी आपकी, आप लेना चले, नहीं नहीं ले तो ना ले, ना नहीं। लेकिन सर जाहिर है कि अगर तो वो प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, अपनी इनकम कैलकुलेट कर ली, तो जाहिर के टैक्स तो उसी के ऊपर दे रहा है ना टैप। जी बिल्कुल, तो वो ना ले रहे एक्सटेंशन, वो जमा कराए टाइम पे, अच्छी बात है। यूजुअली तो लोग फरवरी मार्च में खत्म कर लेते हैं ये काम, अप्रैल तक तो बहुत कम लोग जाते हैं। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अवैध अता भाई। अवैध अता साहब, माइक अनम्यूट कर लें। मोहम्मद अली खान साहब। तक ये सिंगल मेंबर एलएलसी को किसी भी वक्त एस कॉर्प में चेंज किया जा सकता है?
जी कर सकते हैं, लेकिन देखिए उसके एक लिए साल जरूरी है। हमने रिटर्न जमा कराई सिंगल मेंबर एलएलसी पे, और नेक्स्ट इसको हमने एस कॉर्प में चेंज करवा दिया। बिल्कुल, अगर आप एसएसएन होल्डर हैं, वहाँ के रेजिडेंट है, तो आप कर सकते नहीं, रेजिडेंट तो नहीं है वहाँ के, हैं। टैक्स नहीं पर्पस। रेजिडेंट, ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए अलाउड है। यूएस रेजिडेंट और एसएसएन होना जरूरी है। जी 8224 मोबाइल नंबर के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन भाई बोल रहे हैं? जी कौन भाई बोल रहे सलीम हैं? बात कर जी सलीम बात कर रहा जी हूँ जी मैं। बताएं। अच्छा, अभी जी टैक्स ईयर जो है वो जनवरी टू दिसंबर है वहाँ यूएसए में। आपकी आवाज कट रही है। टैक्स ईयर जो फाइनेंशियल ईयर जो टैक्स ईयर होता है हाँ, 1 जनवरी टू जनवरी 31 दिसंबर। दिसंबर होता है, और ये ऑल कैटेगरी के लिए 15 अप्रैल है टैक्स फाइलिंग। जी 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 जैसे पाकिस्तान में इंडिविजुअल के लिए 30 सितंबर की डेट होती है या एक्सटेंशन हो जाती है, और कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए जो ना दिसंबर की डेट होती है, वहाँ पे सेम डेट है सबके लिए। वहाँ पे 15 अप्रैल है आपका 1040 इंडिविजुअल और सी कॉर्प के लिए, और 15 मार्च है 1055 पार्टनरशिप या एस कॉर्प 1120 एस के लिए। ओके, और ये जो सी कॉर्प है, इसमें दोनों दोनों टाइप की कंपनियां हैं, प्राइवेट कम्युनिटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दोनों टाइप की कंपनियां इसमें आती हैं। सी कॉर्प में यूजली प्राइवेट लिमिटेड का, सर प्राइवेट लिमिटेड आती है, पब्लिक लिमिटेड नहीं आती। पब्लिक लिमिटेड की यूजली उनके रिक्वायरमेंट थोड़ा दूसरी होती है। आती हैं, इसमें भी आती है, वो लोग अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो नाम चेंज नहीं होता, नाम वही रहता है, आईएनसी के नाम पे ही आता है। ठीक वो भी आती है। ठीक है। अल्लाह। एक मिनट, मैं जरा नेट अपना चेंज कर रहा हूँ। जी मोबाइल नंबर 8224। सर सर वही क्वेश्चन है मेरा सर, रजिस्ट्रेशन से मुतालिक के सर्विसेज देने के लिए वहाँ पे मतलब फाइबर अपवर्क पे सर वो रजिस्ट्रेशन हमारी जरूरी होगी, आईटिन लेना जी या जी उसके उसके लिए आपको पीटिन लेना होगा। पीटिन का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि वो हमने पीटिन कैसे लेना है। पीटिन होता है प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो वो जी उसके लिए $19 और कुछ सेंट्स का कॉस्ट आती है, जो कि आपको बेयर करना होती है, और आपको पूरे साल के लिए फिर अलाउ कर देते हैं कि आप अपना डुप्लीकेट टैक्स फाइल कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे जो है वो ये नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान में है कि 2000 रुपये टैक्स रिटर्न फाइल कराएं और उसके बाद अगले को नोटिस आ जाए और अगले को वो बंदा मिले ही ना। वहां पे जो टैक्स रिटर्न जिसकी फाइल करता है एज अ टैक्स प्रिपेयर, वो अपने क्रेडेंशियल्स अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करता है, ताकि कल को अगर कोई टैक्स में हैंकी पैंकी की हुई है, कोई 2 नंबर की हुई है, कोई गलत बात मेंशन की हुई है जो कि नहीं थी एक्चुअल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 2 बच्चे थे, आपने 4 बच्चे डाल दिए उसके अंदर, तो वो फिर कल को नोटिस आता है तो वो आपको भी पकड़ते हैं कि अगर आप इन्वॉल्व थे उसके अंदर गलत जानी में, तो फिर आपको भी ब्लैकलिस्ट किया जाता है। तो सही इसलिए वहां सर पे ये नंबर ही नहीं होती है। सही सर, ये अगर पीटिन होगा तो जिस बंदे ने पीटिन इशू करवाया उसको टैक्स रिटर्न अपनी भी फिर सबमिट करनी होगी? नहीं, अगर वो रेजिडेंट है तो करनी होगी, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो नहीं करनी। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। ये निशान नवाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। निशान नवाज। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वहां पे आपकी कंपनी एलएलसी है या सोल प्रोप्राइटर है, अगर आप उससे रन कर रहे हैं, तो वाई पीपल नीड के वो उसको एस कॉर्प में लेके जाते हैं? अच्छा, आपके पास की स्लाइड शो हो रही है? जी स्लाइड शो हो रही है आपके सामने? जी इसके लेफ्ट पे एक पेन, रेड पेन से लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जी ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है टैक्स क्रेडिट और उसके ऊपर लिखा हुआ है फेडरल इनकम टैक्स, जिसके ऊपर रेगुलर जी टैक्स भी लिखा है, ठीक है। आपको आपकी इनकम के ऊपर रेगुलर टैक्स तो लग ही रहा है, लेकिन जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स 15.3% इजाफी लग रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जी अगर एक बंदा है जिसका जो है वो 34,600 है, तो 24,600 से फॉर एग्जाम्पल उसको 1.5 मिल गई और उसको जो इजाफी 10,000 है उसके ऊपर उसको 1,000 का टैक्स अब लग गया,
तो उसी 10,000 के ऊपर वो 15.3% यानी कि 1530 अदरक से इजाफी दी जाएगा, यानी कि उसको टोटल टैक्स 1,000 अलग पड़ेगा, 1500 अलग पड़ेगा, उसको 2530 पड़ेगा। तो ये जो 1530 का टैक्स है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, इससे बचने के लिए लोग अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम को जो एलएलसी बनाई होती है या उसको वो एस कॉर्प में तब्दील कर देते हैं, ताकि उनको ये 1530 डॉलर का जो टैक्स है ना, ये ना देना पड़े, और वो सिर्फ $1,000 तो फिर ये टैक्स। ठीक है, अगर उन्हें पता है कि इस पे टैक्स एग्जम्पशन है 15.4% की, तो देन ये स्टार्ट ही एस कॉर्प से क्यों नहीं लेते, उसको एलएलसी या सोल प्रोप्राइटर स्टार्टिंग में ही क्यों रजिस्टर करते हैं? मैं आपकी बात नहीं समझी, दोबारा बताएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये टैक्स एग्जम्पशन है तो उनको कंपनी रजिस्टर्ड ही एस कॉर्प करनी चाहिए, वो फिर एलएलसी या एलएलसी पार्टनरशिप। यहाँ पे आपका मसला ये है कि यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि जो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो होती है आपकी स्टेट के अंदर, ठीक है, फेडरल में रजिस्टर्ड नहीं होती। फिर आप फेडरल में रजिस्टर करने के लिए आप उसका लेते हैं EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो फिर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लेते हो। तो पहली चीज तो ये कि आप स्टार्ट में ही पहली काम नहीं कर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने डिसाइड ये करना होता है, फॉर एग्जाम्पल से ये आपने अपनी कंपनी को एस कॉर्प में तब्दील करना है, तो आपने उसके लिए 22553 का फाइल करते हैं, इलेक्शन फाइल करना भी कहते हैं, तो फॉर्म फाइल करते हैं और आप अपनी कंपनी को एस कॉर्प में तब्दील कर देते हैं। ओके, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, 1 by 1 काम एट अ टाइम काम चल रहा होता है, एक इकट्ठा नहीं है। यानी कि स्टेट रजिस्ट्रेशन के टाइम आप एस कॉर्प डायरेक्टली रजिस्टर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, पहले आपको EIN लेना होगा, फिर उसके बाद आप एस कॉर्प में। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी निशान नवाज साहब। डन है सर, मैंने तो कर लिया क्वेश्चन। अच्छा, सॉरी भाई, मदर तो आप लोगों के नाम मुझे भी याद नहीं हो रहे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी आसिम भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स के लिए स्टडी बैकग्राउंड क्या होना जरूरी है? सेकंड ये है कि हम कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसा कि आपने अपने लेक्चर में एक यूज किया था बुक कीपिंग, और थर्ड ये है कि इसकी कोर्स आउटलाइन के बारे में थोड़ा सा शायद मैं लेट ज्वाइन किया है, तो वो मुझे नहीं मिली। ओरिएंटेशन में थे? स्पेशली जी नहीं, और स्पेशली इसमें LLC फॉर्मेशन आप इसमें सिखाएंगे ये? जी आप एक काम तो आप ये करें कि आपको जिन भाई ने आपको इन्वॉल्व मतलब ऐड किया है ना ग्रुप में, उससे कहें कि आपको जो है ना ओरिएंटेशन की क्लास जो एक हुई है उसका आपको लिंक शेयर करें, वो यूट्यूब पर उसका लिंक अवेलेबल है, ठीक है, वो एक आप ज्वाइन करें, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको उसकी दी गई है कि आपको इसका क्या क्या फायदा होगा, सारे मामला को आपको कल इसमें कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन से बोनस कोर्सेज एडिशन की हुई हमने, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर भी स्टिल आपको कंफ्यूजन होती है तो कल आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। जी ठीक है, और ये नोट्स आपको क्लास के एंड में, लेक्चर के एंड में मिल जाएंगे। जी काशिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है मेरा कि एक छोटा सा सिनेरियो ऐसे है कि LLC ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रही है यूएस में, जो यूएस रेजिडेंट है वो काम कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल उन्होंने अमेंडमेंट के जरिए उसमें ऐड किया है ना, अब वो पाकिस्तान रेजिडेंट है, अभी यूएस में रेजिडेंट नहीं है उसकी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो टैक्स जब फाइल करेंगे तो वो शायद एस्कॉप के जरिए इंडिविजुअली कोई जो है एग्जाम्पशन भी ले सकते हैं, एडवांटेज भी ले सकते हैं, तो इंडिविजुअल उसके लिए SSN जो है ना वो रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर कोई भी आपका फॉरेनर इन्वॉल्व हो जाता है तो आपका स्टेटस खत्म हो जाता है। राइट, अच्छा, तो जो इंडिविजुअल है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा अलहदा से या कंपनी में फाइल होंगी सारी? फिर नहीं, देखें उसमें पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप टैक्स रिटर्न जाएगी जिसकी लास्ट डेट होती है 15 मार्च, ठीक है। तो आप पहले तो ये होगा कि उसकी रिटर्न बनेगी, उसमें सबका जितना भी शेयर होगा उनके शेयर के हिसाब से जो प्रॉफिट का शेयर बनता है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का प्रॉफिट आया और आपके 2 पार्टनर्स थे, दोनों का 50,000 का K1 निकलेगा, फिर वो दोनों जो K1 निकलेगा फॉर्म होगा वो 50,000 का K1 जो है वो अपने 1040 के अंदर फाइल करेंगे, और जो नॉन रेजिडेंट होगा वो 1040 NR में फाइल करेगा। अगर उसका कोई टैक्स की विदहोल्डिंग हुई भी है उसके अंदर, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट को आप पेमेंट करते हैं उसके लिए आपको 30% या 35% टैक्स की विदहोल्डिंग करके पेमेंट करते हैं आप, उसके लिए आपको उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको ऐसे पेमेंट नहीं कर सकते अगर कोई नॉन रेजिडेंट आपका पार्टनर है कंपनी के अंदर और आप उसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं।
तो वो जो विदहोल्डिंग हुई भी होगी उसके ऊपर वो अपना क्लेम करेगा विदहोल्डिंग, तो अपनी 1040 एनआर की रिटर्न फाइल करेगा, और तो जो काफी विदहोल्डिंग होगी उसको वापस मिल जाएगी। अच्छा, इससे इससे ये तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा कि वो उस टाइम यूएस में मौजूद है या नहीं है? अगर वो मौजूद है तो वो 1040 की फाइल करेगा, अगर वो रेजिडेंट है वहां, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो वो 1040 एनआर फाइल करेगा। राइट, फाइल तो दोनों को करना पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। सैयद नफीस अली साहब। सर मेरा सवाल इस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे ये जो अदर टैक्सेबल इनकम जो है ना, जिसमें एस कॉर्प से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन ये चाहिए थी कि जो नॉन रेजिडेंट, जो ये तो सिर्फ यूएस उनके लिए ना, जो जो वहाँ के सिटीजन है यूएस के, राइट, वही कर सकते हैं ना ये एस कॉर्प। अच्छा, इसमें अगर इनका कोई फॉरेनर पार्टनर हो गया तो ये एलिजिबल नहीं होगा, फिर ऐसे ही है? फिर एलिजिबल नहीं होगा। ये एस कॉर्प बनाने के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इंशाल्लाह जब हम बिजनेस रिटर्न करेंगे उसमें भी बताऊंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइमिंग अभी इतना बता देता हूँ कि जब आप एस कॉर्प बनाते हैं तो उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि सारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो एसएसएन होल्डर होने चाहिए, वहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए। नॉन रेजिडेंट या फाउंडर वहाँ पे नहीं, उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि उसके अंदर एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जिसको अपनी सैलरी लेना मस्त होता है। पार्टनरशिप में आप सैलरी नहीं लेते, लेकिन एस कॉर्प के अंदर एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जिसको सैलरी लेना मस्त होता है। फिर इसमें ये भी होता है कि जी आप 100 ज्यादा शेयर होल्डर्स जो है ना नहीं रख सकते। आप मैक्सिमम जो 100 शेयर होल्डर्स रख सकते हैं वो 100 शेयर होल्डर, उसके ऊपर जाएगा तो फिर वो आपको नहीं मिलता। जिनका क्वेश्चन है हैंड रेज करें, मैं सबका जवाब दूंगा भाई। तो अपना माइक ऑफ कर लें, अभी माइक ऑफ कर लें, सिर्फ जिसका सवाल हो ना वो माइक ऑन करें ताकि बीच में डिस्टॉर्शन आती है इससे ना। अच्छा, तो जी नफीस भाई आपका जवाब मिल गया आपका? जी सर, आप कुछ बता रहे थे, सॉरी मैं थोड़ा सा वो मैं सब डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो बीच में जी 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 जी, वो बीच में आवाज आ गई जी सर थोड़ी सी। जी जी। तो एस कॉर्प के लिए जो है ना आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो पूरी करनी होती है, फिर उसके बाद आपको एस कॉर्प का स्टेटस अलाउ किया जाता है। 100 शेयर होल्डर से कम होने चाहिए मैक्सिमम। जी 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 बिल्कुल। और ऑफिसर को सैलरी देना मस्त होता है। आप सारे सारे एसएसएन होल्डर्स होने चाहिए, कोई फॉरनर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं, तो इंशाल्लाह हम पूरे एस कॉर्प जब हम पढ़ेंगे बिजनेस रिटर्न के अंदर तो फिर हम उसमें देखेंगे। जी जी, चलिए ठीक है, थैंक यू जी सफी साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने ये बात की कि स्टेट पे अलग टैक्स लग रहा है, फेडरल पे जो उनके टैक्स रेट्स है वो अलग है। तो आज जो हमने टैक्स रेट्स पढ़े ये कौन सी स्टेट के थे? हमने किसी स्टेट के टैक्स नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ फेडरल पढ़ा। अच्छा ठीक है, सही है। तो एक और बात है कि जी जी ये जो इनकम टैक्स है ये सिर्फ फेडरल को जाता है या स्टेट को भी जाता है? दोनों को जाता है। तो अगर दोनों को जाएगा तो इनके क्या रेट्स अलग अलग होंगे? हाँ, हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब फ्लोरिडा है, तो उसमें टैक्स नहीं होता तो फ्लोरिडा में आपको नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन टेक्सास सॉरी लुजियाना में टैक्स होता है तो आपको लुजियाना के लिए अलग रिटर्न फाइल करना, वो साथ ही सॉफ्टवेयर में अलग से रिटर्न फाइल होती है लुजियाना की। उसमें जो लुजियाना की टैक्स लायबिलिटी है वो अलग से बन के आएगी। तो ये डबल टैक्सेशन में नहीं आएगा? अब ये डिपेंड करता है ना कि आप किस स्टेट में हैं और उसके क्या रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब ये डबल टैक्सेशन में आ सकता है? स्टेट आपसे इनकम टैक्स ले रही है, स्टेट आपसे इनकम टैक्स ले रही है तो फिर आपको स्टेट की भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। आप उसके लिए स्टेट चेंज कर लें, यही हाल है उसका, ना देने पड़े टैक्स। ठीक है, ओके सर। ठीक है। जिन जिनका सवाल हो गए वो जरा काइंडली अपने हैंड डाउन कर लें ताकि जो रह गए मैं उनको दूं। अपना सैयद अली, आपका हो गया सवाल? ठीक है जी। अली मोहम्मद अली खान साहब। सर मालूम ये करना था कि एज ए नॉन रेजिडेंट ऑफ यूएसए सिंगल मेंबर एलएलसी पे ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा हमें या सिर्फ इनकम टैक्स ही जमा होगा? नॉन रेजिडेंट को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगता। अच्छा, सिर्फ इनकम टैक्स ही लगेगा? जी हाँ, थैंक यू। वेलकम जी। अरशद पीछा था।
सॉरी सर, मेरा ख्याल है अर्शद भाई सब अवेलेबल नहीं है, सर लेकिन मैंने बीच में जो इंटरवीन कर दिया है, इसका रीजन ये है कि मेरे पास भी रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपकी तरफ से कोई सेटिंग वगैरह थी जहाँ पे हमें डिसेबल किया गया हो? नहीं 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 भाई, बाकी सब कर रहे हैं तो आपको मैं अलग से क्यों डिसेबल करूंगा, लेकिन खैर आप सवाल नहीं, करें। एक मुझसे पहले भी एक और साहब थे जिनके पास ये हाँ ऑप्शन नहीं आ रहा था। हाँ, वो रहमान, मेरे ख्याल से रहमान साहब थे, कौन से मुझे याद नहीं। लेकिन वो उनका फिर बाद में मसला हल हो गया था उनका, नेक्स्ट टाइम मैं देखा था हाथ रेट हो रहा था। लेकिन आप मेरे खैर पास स्टिल अभी तक सवाल करें, बताएं मुझे, कोई बात नहीं, आप नहीं, सवाल करें। इस वक्त तो मेरे पास सवाल नहीं है, उस वक्त था, लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था कि आप चले, लोग की तरफ से तो कोई सेटिंग नहीं है। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ। जी अरशद की इजाजत आप। अस्सलाम वालेकुम सर साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक ये है कि जैसे स्लैब रेट हमने डिस्कस किया कि इतनी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी एग्जाम्प्ट है, आफ्टर दैट यू हैव टू पे द टैक्स एट 10% एट सर्टेन रेट। सर अगर किसी स्टेट में है, हम इस स्टेट में टैक्सेबल इनकम है हमारी, तो स्लैब रेट्स उसके यही रहेंगे या डिफरेंट उसका क्राइटेरिया टू गेज द टैक्स? यूजुअली तो स्लैब रेट्स सेम ही होते हैं, फेडरल के साथ ही मिल रहे होते हैं, लेकिन अक्सर स्टेट्स में डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। उनकी मर्जी होती है, साल हर वो ईयर में वो चेंज होते हैं, तो डिपेंड करता है स्टेट की क्या पॉलिसी है। अच्छा, दूसरा सर ये एक ऑप्शन आ रही थी स्लाइड में कि रेगुलर टैक्स या अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। जी ये अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स क्या है? ये भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। मेरी अगली क्लास में बेसिकली 9:15 पे स्टार्ट होती है, ऑलरेडी हम जी सर, थैंक यू सर। कल की क्लास में मिल लेते हैं। बाकी जो कोई क्वेश्चंस आई गेस कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस हो गए। इट्स मोर देन अबाउट 2 घंटे होने वाले हैं, तो कल की क्लास में सर कर लेते हैं। हाँ, मैंने क्लास में मैसेज कर दिया, थोड़ा सा लेट था। अब बस मैं ये लास्ट क्वेश्चन जो है मिस नौरीन सर आज का लेके, तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी सर, जी सर। जी मिस नौरीन। सर मुझे बताएं कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें क्लाइंट से चाहिए होते हैं, तो वो आप स्पेसिफाई करेंगे या जी बिल्कुल बताऊँ। जब हम रिटर्न स्पेसिफाई करता है, वो आपको जब हम रिटर्न प्रैक्टिकल रिटर्न बनाएंगे ना, तो उसमें मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, तो वो किस शक्ल के होते हैं, वो क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें क्लाइंट से चाहिए होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए भाइयों, मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। आपका अगर कोई सवाल रह गया तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इंशाल्लाह उसको मैं आपको अकोमोडेट कर दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह सर आप अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।